बच्चों देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन आया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg सब्जेक्टेड टू ए फोर्स डिपेंड्स ऑन द पोजीशन एज वेक्टर एफ माइनस के एक्स आई के प्लस वाई जी के। ये फोर्स दिया है, ध्यान दीजिएगा, विथ के की वैल्यू 1 गिवन है ना, ये हम ले लेंगे एट टी इक्वल टू 0 इनिशियली। पार्टिकल्स पोजीशन वेक्टर आर इज 1/√2 आई कैप प्लस √2 जे कैप। आई और जे में चल रहा है अभी तक, ध्यान दें। एंड इट्स वेलोसिटी इज बच्चों -√2 आई प्लस √2 जे प्लस 2 पाई के। ये के कैप में भी आ गया, ध्यान दीजिएगा। Let Vx and Vy denote the x and y components of particles velocity respectively, है ना, ignore gravity. Now when z equals to 0.5 मीटर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, the value of x vy minus y vx, ठीक है बच्चों। तो यह क्वेश्चन है, ये बच्चों अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं तो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम इससे सॉल्व करते हैं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और अपने आप इसका आंसर निकल के आएगा बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से, ठीक है। देखते हैं कैसे हो रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर टॉर्क जो है, देखिए टॉर्क की बात करें इनिशियली और पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो देखिए बच्चों आर की बात करें किसी भी जनरल टाइम पे, तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान दें कि ये आर है ना, आर वेक्टर को एक बार अच्छे से लिख देते हैं। तो वेक्टर आर को बच्चों हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना, प्लस हम लिख रहे हैं बच्चों जेड के कैप। किसी भी समय पर हमारा ये हो जाएगा, ध्यान दें, क्लियर। अब बच्चों देखिए ये तो आर आ गया हमारे पास में, ठीक है। अगर हम इनिशियली बात करें बच्चों, इनिशियली की बात करें तो बच्चों जेड कोऑर्डिनेट भी 0 है, यानी एक्स और वाई की बात हो रही है। तो बच्चों अगर टी इक्वल टू 0 पर देख रहे हैं तो हम जेड कोऑर्डिनेट को यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो अगर हम जेड कोऑर्डिनेट को हटा रहे हैं क्योंकि टी इक्वल टू 0 है, ठीक है, वो प्लेन में ही है बच्चों। और एफ भी दिया हमें, तो ध्यान दीजिएगा वेक्टर एफ जो दिया आप देख पा रहे हैं बच्चों, के की अगर मैं वैल्यू 1 रख देता हूँ तो माइनस एक्स प्लस वाई जे दिख रहा है मुझे। तो इनिशियली बच्चों जेड तो 0 है ही है, प्लेन में तो कहीं भी हो सकता है, एक्स और वाई तो रहेंगे, जेड इज 0। इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ध्यान दीजिएगा, माइनस ऑफ वेक्टर आर दिख रहा है। इसको हटा दें तो ये आर है और ये बच्चों माइनस वेक्टर आर दिख रहा है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि बच्चों टॉर्क, देखिए टॉर्क क्या लिख सकते हैं बच्चों, टॉर्क की अगर हम बात करते हैं वेक्टर टॉर्क क्या होता है बच्चों, आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों आर वेक्टर क्रॉस माइनस आर, अरे क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों जानते हैं हम, दोनों में एंगल 0 है तो 0 हो जाएगा, यानी कि जो टॉर्क है टॉर्क 0। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम बिल्कुल सोच सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि टॉर्क जब 0 होता है तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर बच्चों देखिए इनिशियल पोजीशन वेलोसिटी तो हमें पता है, इनिशियल पोजीशन ये रही, इनिशियल वेलोसिटी ये रही, ठीक है। फाइनल हमें चाहिए, ठीक है, तो मेरी बात समझें। यहाँ बोला है z, तो फाइनल पोजीशन हम देखिए x और y में तो हम x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को y मान लेंगे, और z हमें गिवन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में 0.5 मीटर, ठीक है। अब बच्चों देखिए सबसे खास बात जो इसमें समझने वाली वो ये है, देखिए फोर्स दिया है x और y में, z में कोई फोर्स नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और इनिशियली एक वेलोसिटी z में है, तो बच्चों ये वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, समझ गए। तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट हम z के अंदर, z जब हम लिखेंगे तो ये z वाला कंपोनेंट हमेशा फिक्स कर लेते हैं, वेलोसिटी का यही रहेगा। तो बच्चों z की पोजीशन पता है, z की वेलोसिटी पता है, बाकी को नॉन मान के लिख लेते हैं। तो देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, फाइनल जो वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर r जो फाइनल है ना, देखिए तो x तो मान लेते हैं i कैप में, y मान लेते हैं बच्चों j कैप में, और z हमें पता है देखिए 0.5, तो मैं रख देता हूँ इसको 1/2 रख देते हैं k कैप में, ठीक है भाई, ये 2 है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो बच्चों वेक्टर आर हो गया, मुझे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर भी लिखना पड़ेगा। तो देखिए फाइनल अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर भी लिखना चाहता हूँ तो देखिए x नहीं पता, y नहीं पता, तो हम vx i कैप मान लेते हैं और vy j कैप मान लेते हैं। अब z में बच्चों मैंने कहा एक्सीलरेशन नहीं है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, यानी हम इसको ले सकते हैं कंपोनेंट को, तो ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज 2/पाई और k कैप। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, टॉर्क 0 है तो देयरफॉर मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल, ठीक है। तो हम इसे कंजर्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और देखिए एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं m इंटू आर क्रॉस वी, देखिए मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर l जो होता है दैट इज m इंटू आर क्रॉस वी, ठीक है। अब क्योंकि मास सेम है, पार्टिकल दोनों साइड सेम है, तो मास को हम कट कर देते हैं, आर क्रॉस वी लगा देते हैं बच्चों। तो क्रॉस प्रोडक्ट जैसे हम करते हैं उसको हम लिखते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों हम डिटर्मिनेंट बना के लिखते हैं, बिल्कुल वैसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई कैप जे कैप और ये के कैप, यहाँ पर हमारा इनिशियल आर क्रॉस वी आ जाएगा। फाइनल में बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ही लिख देते हैं इसको, आई कैप
जे कैप और ये के कैप। ठीक है बच्चों, आर और वी, तो पहले आर है, आर के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। देखिए इनिशियली आर क्या था हमारे पास 1/√2i और √2j, तो देखिए लगा देता हूं मैं यहाँ पर 1/√2i √2j, और ये के था ही नहीं तो 0 कर देते हैं। वेलोसिटी की बात करें बच्चों इनिशियली तो -√2, तो यहाँ लिख देते हैं -√2 प्लस √2 और 2/π, तो ये बच्चों 2/π अपने पास में आ गया। तो ये वाला तो कंप्लीट हो गया। अब फाइनल वाली वैल्यूज रख दें बच्चों, तो पहले r क्रॉस वी, आर लिखना है यानी ये वाला, इसमें बच्चों ये 1/2 बाकी x y, तो ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया 1/2। क्लियर? ऐसे वेलोसिटी रख लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो ये बन गया हमारे पास vx, ये हो गया vy और ये हो गया बच्चों हमारे पास 2/π। क्लियर? तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट जैसे हम ओपन करते हैं उस तरीके से चलने देते हैं इसको। तो ध्यान दीजिए आई को ओपन करेंगे, देखिए रो कॉलम हटाएंगे, ये हमारे पास बचेगा, तो आई के साथ बचेगा 2√2 और पाई। तो देखिए मैं आगे लिखता हूँ इसको, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों आई कैप और ये बचा है मेरे पास 2√2/π, है ना, बाकी टर्म 0 हो चुकी है। ठीक है ना, ये बस ये मल्टीप्लाई 0 हो गया तो बस हो गया, आई का काम कंप्लीट है। जे पे चलते हैं बच्चों, देखिए जे के लिए क्या करना है, रो माइनस लगेगा जे के लिए, ध्यान दीजिएगा कैसे आपको ओपन करना आता है डिटरमिनेंट, प्लस माइनस प्लस से ओपन होता है, माइनस जे लगा देंगे, देखिए रो गया कॉलम गया, तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये तो 0 हो जाएगा, यानी अगेन 2 है और नीचे √2 यानी कटेगा √2/π दिख रहा है बच्चों मुझे, है ना। तो मैं देखिए क्या लिख रहा हूँ कि माइनस ऑफ जे और अपने पास बचेगा बच्चों √2/π, यहाँ से मेरे पास ये बच गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास √2/π। अब तो के पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, के का रो हटाएं कॉलम हटाएं, तो हमारे पास आता है, ध्यान दीजिएगा √2 1/, ये वहाँ तो 1 आ जाएगा बच्चों और ये 2 आएगा और माइनस फिर माइनस यानी प्लस होना चाहिए, यानी 1 और +2, यानी मैं लिखूंगा ध्यान दीजिएगा प्लस के कैप 1 आ गया और ये +2 आ गया बच्चों, ये 2 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों ये लेफ्ट कंप्लीट हुआ। अब हम राइट वाला सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो राइट में भी हम इसी तरीके से ओपन कर लेते हैं। देखिए आई को ओपन करते हैं, तो ये रो गई कॉलम गया, तो बच्चों ये आएगा हमारे पास, यानी यहाँ से आएगा 2y/π, है ना, पहले इसको लिख लेते हैं बच्चों, तो ये आई कैप और मेरे पास आ गया बच्चों 2y/π माइनस, है ना, तो माइनस में कौन है 2y/π माइनस ये मल्टीप्लाई यानी vy/2, तो मैं लिख दूंगा बच्चों यहाँ से कि vy/2 आई आ गया बच्चों, माइनस जे कैप, है ना, जे कैप को ओपन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो जे में बच्चों रो गया कॉलम गया, तो ये क्या आएगा 2x/π और ये vx/2, है ना, तो इसको हम रख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये 2x/π माइनस vx/2 ये आ गया बच्चों। सिमिलरली अब के कैप को देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और y फिर से चेक कर लिया जाए 2x/π और vx/2, है ना, बिल्कुल सही है ना। के कैप के लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, रो गया कॉलम गया, अब क्या आया x vy माइनस y vx। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये x इंटू वी वाई माइनस वाई इंटू वी एक्स। ठीक है, देखिए सारी टर्म्स ओपन हो चुकी हैं। अब बच्चों इसमें कमाल की बात क्या है कि जो हमें पूछा है, देखिए वो थर्ड टर्म के अंदर लिखा है, तो देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। ठीक है बच्चों, तो बड़ा इजी हो गया हमारे लिए, ध्यान दें, ये रहा एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, ये के साथ आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पर जो के का कोएफिशिएंट है ये इसकी इक्वल होगा, कंपेयर कर लेते हैं, तो देयरफॉर हम क्लियरली यहाँ से लिख सकते हैं कि x इंटू वी वाई माइनस वाई इंटू वी एक्स विल बी इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ पर हम देखें वैल्यू पूछा है तो जो आंसर होगा वो अपना 3 होगा बच्चों, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं दैट इज आंसर इज 3। क्लियर बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों अच्छे से। ठीक है बच्चों, देखिए रेडियो एक्टिविटी में नंबर ऑफ अल्फा और नंबर ऑफ बीटा पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि इजी है, प्रैक्टिस करते हैं तो नॉर्मली हम इसको सॉल्व करते ही हैं, पर ठीक है यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इन रेडियो एक्टिव डीके चेन रिएक्शन थोरियम न्यूक्लियस डीकेस इनटू, ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अल्फा टू द नंबर ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल्स एमिटेड इन दिस प्रोसेस। ठीक है बच्चों, ये हमसे पूछा है, देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो हम देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए एक तो इसमें एनालिटिकली भी सोच सकते हैं, है ना, एनालिटिकली सोच लें कितने अल्फा और कितने बीटा माइनस, तो वो दिमाग से हम कर सकते हैं, पर कई लोगों को होगा सर हम नहीं सोच पाए, तो बच्चों आपके लिए एक मैथमेटिकल पूरा मेथड में दे रहा हूँ, तो इसको आप फॉलो, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैथ्स लगाइए और आंसर लाइए। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। तो देखिए बच्चों पहले इक्वेशन बना लेते हैं, हमारे पास है बच्चों थोरियम कितना है 230, तो ये हो गया 230, एटॉमिक नंबर इज 90, तो ये लिख दिया बच्चों। इसके बाद हमारे पास जो बन रहा है पोलोनियम बन रहा है, तो बच्चों पोलोनियम और बन रहा है 214, है ना,
214 है, दिख रहा होगा, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा। तो 2 है, 1 है, 4, 214 और 84 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये हो गया। अब अल्फा कितने, बीटा कितने, तो हम एक्स तो अल्फा मान लेते हैं, वाई बीटा मान लेते हैं। तो बच्चों अल्फा अगर हमें लिखना है तो एक्स टाइम्स, और बच्चों अल्फा अगर आप लिख रहे हैं तो अल्फा को या तो अल्फा लिख दें या हीलियम न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं, बट अगर अल्फा भी लिख देंगे तो बच्चों यहाँ 4 और यहाँ 2, क्योंकि हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2, प्रोटॉन तो 2 है ही है उसमें। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, ध्यान दें। और y हमने मान लिए बच्चों बीटा पार्टिकल्स, तो बीटा को क्या लिख सकते हैं भाई, मास तो 0 होता है, चार्ज -1 है क्योंकि बीटा माइनस बोल दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए सिंपल सा है, मास कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन लगना है। मास कंजर्वेशन जब बोलेंगे तो मास नंबर इक्वल कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, चार्ज बोलेंगे तो एटॉमिक नंबर जो है बैलेंस कर देंगे दोनों साइड। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें ईजी क्या होता है, क्योंकि ये 0 है तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लो, है ना। तो सबसे पहले तो देयरफॉर देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि 230 विल बी इक्वल्स टू 214 प्लस यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 4x, है ना। y में तो 0 हो ही जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें बच्चों तो 4x हमारे पास आ रहा है, देखिए 14, तो 16 करेंगे तो 30, है ना, तो ये 16 आ गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास 4 आ गई। क्लियर, तो नंबर ऑफ अल्फा तो 4। अब बच्चों सिमिलरली एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन करते हैं, तो नाउ अगेन अगर हम एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन करें बच्चों तो चार्ज कंजर्वेशन मतलब, तो 90 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा बच्चों 84 प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x और -y। क्लियर, x की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं बच्चों यहाँ पर, तो y इधर ले आते हैं, तो y हमारे पास आ जाएगा, देखिए 4 2 8 हो जाएगा, यानी कि 84 आ गया प्लस 8 आ गया -90। तो ये जो होता है बच्चों ये तो होता है 92, इसमें से 90 का 2 बचेगा, जो y आएगा बच्चों हमारे पास दैट इज 2, तो ये भी आ गया हमारे पास। अब बच्चों हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ पहले अल्फा फिर बीटा, यानी हमारे पास पूछा है x/y, तो देयरफॉर x अपॉन y जो आएगा, x कितना है बच्चों हमारे पास 4, y इज 2, तो जो आ गया है वो 2 आ गया, है ना। तो देयरफॉर अगर हम आंसर लिखें बच्चों तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, दैट इज 2। क्लियर, तो बच्चों बड़ा इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको आसानी से समझ में आया होगा। बच्चों देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज पे एक बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है 2 रेजिस्टेंसेस R1 is x ohm, R2 is 1 ohm are connected to a wire AB of uniform resistivity। यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी बच्चों ध्यान दीजिएगा, एज शोन इन द फिगर। रेडियस ऑफ द वायर वेराइज लीनियरली पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, अलोंग इट्स एक्सिस फ्रॉम 0.2 mm एट ए पर 0.2 mm है, टू 1 mm एट बी। ठीक है, बी पर जो है बच्चों 1 mm है, ध्यान दीजिएगा। गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द वायर, यानी 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, यानी ये भी 50 और ये भी 50, टोटल मिला के 100 सेंटीमीटर हो रहा है। Along its axis showed zero deflection, बच्चों ये पॉइंट टू बी नोटेड, जीरो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, मतलब ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है। एंड ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ए बैटरी, तो बैटरी से कनेक्ट करते से ऐसा हो जाएगा, तो वैल्यू x। तो बच्चों ये पूरा सेटअप एक व्हीटस्टोन ब्रिज है और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप देखिए बैटरी है, रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस का काम करेगा, गैल्वेनोमीटर में करंट डिफ्लेक्शन 0 है, तो बच्चों रेशियो जो है हम जानते हैं बराबर होगा। इसके पहले बच्चों हम रेडियस को जरा थोड़ा देख लेते हैं लीनियरली। तो बच्चों ये फंक्शन जो स्ट्रेट फंक्शन होता है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम रेडियस की बात करते हैं सबसे पहले, है ना। तो देखिए r को क्या लिख सकते हैं बच्चों, mx प्लस c, तो देखिए 0 पे 0.2 पता है, तो 0.2 प्लस m इंटू एक्स, तो बच्चों एक ये वाला फंक्शन जो है रेडियस का बन जाएगा। आप x की वैल्यू 0 वगैरह सब पुट करके देख लें। अब यहाँ से बच्चों थोड़ा सा मैं यहाँ पर m की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। जब x है मेरे पास 100, भाई यहाँ तो मुझे पता है x 0 पे x 100 पे m निकल आएगा। तो बच्चों जब x 100 है तो मेरे पास कितना है 1 mm, तो 1 इज इक्वल्स टू 0.2 प्लस m इंटू 100, यानी यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो बच्चों मेरे पास m की वैल्यू निकल आएगी, दैट इज ये आ जाएगा 0.8 अपॉन 100। ठीक है, अगर ये आ गया बच्चों तो मैं बस यहाँ पे मिड में रेडियस की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो अपना काम हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं r की वैल्यू पुट कर देता हूँ, r डैश बोल देता हूँ, यहाँ पर x है अपने पास 50 तो रख देते हैं, तो दैट इज 0.2 प्लस m कितना है बच्चों 0.8 बाय 100 इंटू ये आ जाएगा बच्चों 50। ठीक है, कटेगा हाफ आएगा, 0.4 प्लस 0.2, तो बच्चों ये 0.6 mm का जो है यहाँ तक रेडियस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए रेजिस्टेंस जब हमें निकालना पड़ेगा तो रेजिस्टेंस को मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर r जो आएगा ये होता है बच्चों रो इंटू एल, एल मतलब देखिए इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर एक dx लेंथ का हम एलिमेंट ले लेते हैं बच्चों x, तो रो इंटू डी एक्स बाय ए, है ना। एरिया में क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर है। ठीक है, अब थोड़ा सा पॉइंट टू बी नोटेड
यहाँ dx है और यहाँ r है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो dx है और फिर r है, तो कन्वर्जन कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। अब बच्चों r की अगर हम ये वाली वैल्यू रखें, स्क्वायर करें, फिर इंटीग्रेशन करें, तो इससे बढ़िया है बच्चों, ध्यान दें, dr और dx में एक रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ध्यान दें, तो यहाँ पर अपने पास अगर इस इक्वेशन से लिखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों dr विल बी इक्वल्स टू m टाइम्स dx। देखो ऐसा लिख लें, ठीक है। तो बच्चों देखिए, जब हम यहाँ पुट करेंगे, अच्छा तो ये वाला हम यहाँ पर पुट कर देंगे, है ना, तो अपना काम हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर रेडियस, चलो रेजिस्टेंस को मैं लिख ही देता हूँ। तो इंटीग्रेशन रो आ गया, dx को मैंने लिखा है बच्चों dr बाय m, तो पाई आ गया बच्चों, m आ गया और ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आप देख पाएंगे dr और r, अब इंटीग्रेशन करना थोड़ा ईजी हो जाएगा बच्चों, है ना। अब देखिए बच्चों, क्योंकि करंट इन गैल्वेनोमीटर 0 है ना, यहाँ लिखते हैं, देखिए सिंस I इन गैल्वेनोमीटर 0 है, तो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन है। अब बच्चों हम जानते हैं, हम ऐसे रेशियो ले सकते हैं या फिर हम ऐसे रेशियो ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास बच्चों ये कितना R1 इस x ओम दिया है, रखना, ये x है, ये वाला 1 ओम है, ठीक है। तो देखिए मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास आएगा बच्चों x बाय 1, है ना, ऐसे रेशियो लिया x बाय 1, और यहाँ तो बच्चों ये वाला हम R1 डैश मान लेते हैं रेजिस्टेंस, और ये वाला R2 डैश मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू R1 डैश अपॉन R2 डैश। क्लियर है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो बच्चों इन दोनों के रेशियो के ही इक्वल होगी। अब बच्चों जब रेजिस्टेंस की वैल्यू देखें हम, तो देखिए बाकी सब कांस्टेंट है, अगर हम यहाँ पर पुट करें तो बच्चों देखिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ, x विल बी इक्वल्स टू आएगा R1 डैश अपॉन R2 डैश, है ना। अब देखिए बच्चों क्या बचा, देखिए रेशियो लेना पड़ेगा, है ना, दोनों का। तो कांस्टेंट रो m और पाई, ये तो सब कैंसिल ही हो जाएगा बच्चों। तो बस यहाँ पर क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ बचेगा बच्चों dr बाय r स्क्वायर, है ना, और लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, देखिए R1 डैश 0 से लेकर के यहाँ पर जो लेंथ आ रही कितनी आ रही है, 50 सेंटीमीटर आ रही है। पर बच्चों रेडियस की बात चल रही, ध्यान रखिएगा, लिमिट डिस्टेंस की नहीं लगानी, रेडियस की। यहाँ जो रेडियस है बच्चों क्या है, 0.2 mm, और हम यहाँ पर मिड में निकाल ही चुके हैं 0.6 mm। तो यहाँ जो लिमिट लगेगी, ध्यान दीजिएगा, रेडियस की, दैट इज 0.2 से 0.6 लगेगी। और यहाँ पर भी बच्चों इंटीग्रेशन करें dr बाय r स्क्वायर, तो बच्चों बचा हुआ 0.6 से लेकर के वहाँ का जो है दैट इज 1 mm, तो ये 1 लगा लिया बच्चों हमने, ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेशन है, देखिए 1/r स्क्वायर का होता है -1/r, तो माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा बच्चों दोनों जगह 1/r बच जाएगा। यहाँ आएगा बच्चों 0.2 से लेकर के, है ना, यहाँ पॉइंट लगा दिया 0.6, और यहाँ बचेगा बच्चों 1/r, लिमिट लगेगी बच्चों 0.6 से लेकर के 1। क्लियर। अब बच्चों वैल्यू पुट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आएगा अपने पास दैट इज 1/0.6 माइनस 1/0.2, है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/0.6, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, 0.2 माइनस 0.6, है ना, अपने पास ये आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये आ रहा है 0.2 माइनस 0.6 आएगा बच्चों 0.4 अपॉन यहाँ से बचेगा 0.2 इंटू 0.6, ठीक है। यहाँ भी कर लेते हैं 0.6 माइनस 1, तो ये भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव ही आया था, तो इसलिए देखो 0.2 माइनस 0.6 नेगेटिव आया था ना, तो नेगेटिव नेगेटिव कर, चलो लिख ही देता हूँ। यहाँ से भी आएगा बच्चों माइनस ऑफ 0.4 और 0.6 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 0.6। क्लियर। अब यहाँ से देखें बच्चों, माइनस कटा 0.6 कटा 0.4 कटा, यानी बचा है 0.2, यानी 1/0.2, है ना बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा 10/2, यानी कि ये आ जाएगा बच्चों 5, है ना। तो जो हमें वैल्यू ऑफ x पूछी है तो ये अपनी 5 आएगी बच्चों। तो देयरफॉर हम यहाँ पर आंसर यहीं लिख देते हैं हम कि आंसर जो है अपना दैट इज 5, है ना। ये सीधे देखिए x की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, ये 5 निकल के आ रही है बच्चों, ठीक है। तो जो आंसर होगा हमारा 5 होगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस की है, बिल्कुल मेथड से हो भी जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ये बच्चों ने, पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का मास है me, मास चलेगा ये, प्लैंक्स कांस्टेंट h एंड कूलम्स कांस्टेंट जो k अपना 1/4πε0 होता है, where ε0 is the permittivity of vacuum. In terms of these physical constants, the dimension of magnetic field is, तो b दिया है e की पावर अल्फा, मास की पावर बीटा, प्लैंक कांस्टेंट की पावर गामा और k की पावर डेल्टा। द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा अपने से पूछा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए थोड़ा सा ये डायमेंशंस की बात करें तो थोड़े से अपने को आ जानी चाहिए, आप फॉर्मूले हैं वहाँ से भी आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड है, फिर ई तो इजी होता है, मास इजी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सिंपल से फॉर्मूले, एंगुलर मोमेंटम से निकाल लीजिए, एनर्जी से
निकाल लीजिए, और के को हम फोर्स वगैरह से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों देखिए, हमने मैग्नेटिक फील्ड के और एच ये ऑलरेडी डिराइव करके है ना फॉर्मूले से लिख दिया है। अब देखिए हमारे पास जो बी है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख करके वैल्यू पुट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो हमें जो बी दिया हुआ है ना, तो बी कुछ इस प्रकार से दिया था हमें, ई की पावर अल्फ़ा, तो मैं लिख देता हूँ भाई ई की पावर अल्फ़ा, मास की पावर बीटा, ठीक है, एच की पावर गामा, तो एच की पावर गामा, और के की पावर डेल्टा। ठीक है बच्चों, तो बस सिंपल है, कैलकुलेट करना है करके। तो देखिए बी की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एम की पावर है ना, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। तो हमारे पास आएगा बच्चों एम की पावर 1, एल की पावर 0 है तो रहने देते हैं, टी की पावर -2, तो ये आएगा टी की पावर -2, और ए एम्पियर वाला होता है तो ये आ गया -1। ठीक है बच्चों, ई, तो बच्चों चार्ज हो जाता है, चार्ज को क्या लिख सकते हैं हम भाई, चार्ज हमारा कहाँ से आता है, चार्ज को हम लिख सकते हैं बच्चों करंट इनटू टाइम, है ना, तो ये एम्पियर इनटू टाइम आ जाएगा, इसको भी पुट कर देते हैं। तो इसके जो डायमेंशंस होंगे तो इसको हम ऐसे रख देते हैं, तो एम्पियर इनटू टाइम, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ ए इनटू टी, इस पूरे की पावर हो गई बच्चों अल्फ़ा। मास, तो मास को केवल m रख देते हैं बच्चों, तो m की पावर हो गई है बीटा। ठीक है, h बच्चों हमारे पास होता है m l की पावर 2, t की पावर -1 की पावर हो गया बच्चों अपने पास गामा, और k है बच्चों अपने पास m l की पावर 3, a की पावर -2, और t की पावर -4। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इनको ऑर्डर में लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तो ठीक है, हमारे पास m की पावर 1, यहाँ l आ रहा है तो l की पावर 0, t की पावर -2, और a की पावर -1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जमाते देखिए m, मास की बात करें तो मास के ऊपर जो आ रहा है, यहाँ से आ रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा बीटा, यहाँ से आ रहा है प्लस गामा, और यहाँ से इस पूरे में ये कौन था अपने पास k, तो k की पावर क्या आ गई थी बच्चों डेल्टा, तो यहाँ बनेगा क्या चीज़ डेल्टा, तो ये आ जाएगा अपने पास डेल्टा। एल रख लेते हैं यहाँ पर, देखिए कहाँ पर है, इन दोनों जगह है, यानी यहाँ से आएगा बच्चों 2 गामा और +3 डेल्टा। ठीक है, टाइम की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा 3 डेल्टा टाइम, तो टाइम में यहाँ से आ जाएगा बच्चों, इधर से अल्फ़ा आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से गामा आ रहा है, यहाँ से -4 डेल्टा आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 हो गए। अब एम्पियर रख लेते हैं, तो एम्पियर यहाँ पर आएगा बच्चों, ध्यान दें अल्फ़ा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से आएगा -2 डेल्टा। क्लियर है, तो चलिए पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कंपेयर अगर हम करें तो हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी बच्चों, ध्यान दीजिएगा ऐसे आएगी, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 1, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एल पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 0, यानी कि हमारे पास आएगा बच्चों 2 गामा प्लस 3 डेल्टा इज इक्वल्स 0, ये अपनी सेकेंड इक्वेशन रहेगी। सिमिलरली इसको कंपेयर टी को, तो बच्चों अल्फ़ा माइनस गामा -4 डेल्टा विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों -2। ठीक है, एम्पियर को कंपेयर कर लें तो बच्चों अल्फ़ा -2 डेल्टा विल बी इक्वल्स टू -1। ठीक है, बस अब बात रही इन्हें सॉल्व करने की, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इधर बीटा अलग आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं, इनमें से बच्चों थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा और डेल्टा है तो बच्चों इसको भी अपन अल्फ़ा डेल्टा बनाते हैं, तो गामा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2 गामा कितना आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, गामा को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा -4 डेल्टा प्लस 2, है ना, तो ये 2 गामा आ गया अपने पास, +3 डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास में। अच्छा, या गामा को हम डेल्टा रख दें यहीं पर ही। अच्छा, एक और बढ़िया तरीका है, यहाँ से यहीं रख दो, है ना, या चलो हो ही गया आप सॉल्व, तो फिर रख ही लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से अल्फ़ा और डेल्टा में एक और रिलेशन आ जाएगा हमारे पास में, ध्यान दें, ये बन जाएगा देखिए 2 अल्फ़ा माइनस का 8 डेल्टा +4 +3 डेल्टा इक्वल टू 0। ठीक है, तो अल्फ़ा और डेल्टा में एक रिलेशन आ गया, ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा और यहाँ से 5 तो उधर जाएगा, तो 2 अल्फ़ा माइनस का 5 डेल्टा इज इक्वल्स टू -4, ये इक्वेशन आ गई है। और एक ये इक्वेशन अपने पास फोर्थ इक्वेशन है ना, अल्फ़ा -2 डेल्टा इक्वल टू -1, पुट कर देते हैं बच्चों यहाँ पर। तो अल्फ़ा की वैल्यू ही रख देते हैं, या फिर कई सारे तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक है, तो बच्चों अल्फ़ा और डेल्टा, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो बनेगा मेरे पास 2, अल्फ़ा कितना है बच्चों, यहाँ से आएगा 2 डेल्टा -1। ठीक है, -5 डेल्टा
डेल्टा इक्वल टू -4। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 4 डेल्टा -2 माइनस का 5 डेल्टा इक्वल टू -4। ठीक है, तो 4 और -5 -1 तो उधर भेज देते हैं, तो डेल्टा इक्वल्स टू आ जाएगा 4 - 2 यानी कि 2, है ना। तो डेल्टा आ गया अपने पास 2। अब बच्चों डेल्टा अगर 2 आ गया है तो बाकी सब वैल्यूज़ निकल जाएंगी, ध्यान रखें। डेल्टा हमारे पास 2 आ गया, यहीं पर ही पुट कर देते हैं। तो ध्यान दें, डेल्टा 2 आ गया तो यहाँ से गामा आ जाएगा। तो बच्चों देयरफॉर गामा विल बी इक्वल्स टू कितना है ये, गामा आएगा -3 डेल्टा बाई 2, है ना बच्चों। तो ये हम लिख सकते हैं -3 डेल्टा बाई 2। डेल्टा कितना है 2, 2 से 2 पुट करेंगे तो गामा आ जाएगा बच्चों -3। ठीक है, ये आ गया। फिर बच्चों अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं वहाँ से हम। अल्फ़ा को क्या रख लें, अल्फ़ा जो आएगा हमारे पास ये होता है 2 डेल्टा -1। वैल्यू पुट कर दें, डेल्टा इज़ 2, 2 2 जा 4 -1 इज़ 3। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा आ गया भाई। ठीक है, नाउ बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बीटा यहाँ से आएगा बच्चों, ध्यान दें कि देयरफॉर बीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस गामा माइनस डेल्टा। तो 1 माइनस गामा माइनस डेल्टा पुट कर देते हैं। 1 माइनस गामा कितना है बच्चों -3, तो माइनस गामा तो +3 हो जाएगा, माइनस डेल्टा, डेल्टा इज 2 तो हमने 2 रख दिया। तो बच्चों बीटा हमारे पास हो गया, ध्यान दीजिएगा 4 - 2 2 हो गया। क्लियर, तो ये सारी वैल्यूज़ निकल चुकी है। हमसे पूछा है बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या यही पूछा है। यस, देखिए अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा का एडिशन पूछा है हमसे। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, ध्यान दें। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर आएगा अल्फ़ा कितना, देखिए 3, है ना। तो यहाँ रख लेते हैं बच्चों वैल्यू, ध्यान दीजिएगा 3, बीटा इज़ 2 तो 3 + 2, गामा इज़ -3 तो बच्चों ये रहा -3, और डेल्टा इज़ 2 तो ये भी हमने रख दिया बच्चों, दैट इज़ 2। सॉल्व करें, 3 से 3 कटेगा बच्चों, ये पूरा का पूरा 4 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सिंपल कैलकुलेशन मैथमेटिक्स। तो बच्चों अपना जो आंसर है यहाँ पर वो है 4। क्लियर, तो आई होप बच्चों आपको इजीली समझ में आया होगा। बच्चों देखिए ऑप्टिक्स को लेकर के, स्नेल्स लॉ को लेकर के एक अच्छा सवाल आया है, इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हालांकि इजी है क्वेश्चन, थोड़ा कोशिश करेंगे बन जाएगा। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। कंसिडर ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n आइडेंटिकल यूनिट्स, है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ईच कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर्स। बच्चों इन्होंने यूनिट्स की बात की है, और यूनिट जो है उसमें 3 लेयर्स है। देखिए बच्चों यूनिट को समझते हैं। देखिए ये यहाँ ये एक यूनिट आपको दिखाई दे रही होगी, एक एयर μ1 और μ2, इस टाइप से देखो सेकंड यूनिट, और ऐसे डॉट डॉट करके बहुत सारी जब लिखते हैं ना, बहुत सारी, तो ऐसे होगा, ये n यूनिट्स हो गई। ये यूनिट्स के बारे में बात हो रही है। थोड़ा और एक्सप्लेनेशन है। द फर्स्ट लेयर इज ए कॉलम ऑफ हाइट 1/3 सेंटीमीटर। तो पहला वाला बच्चों ये जो है यहाँ पर h हाइट का एक कॉलम है, और ये एयर का है। ठीक है, एंड सेकंड एंड थर्ड लेयर्स आर ऑफ इक्वल थिकनेस d इक्वल टू √3 - 1/2 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये सेकंड और ये थर्ड, ये जो दोनों दिखाई दे रही है आपको, ये दोनों इक्वल थिकनेस की है। ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस μ1 यानी ये वाला है बच्चों √3/2 एंड μ2 है √3। ओके, ए लाइट सोर्स O इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट यूनिट। तो एयर वाली यूनिट के टॉप यानी h पे रख दिया उसको अपने को, h हाइट पर ही, वहीं पर ही, है ना, as shown in the figure. Second layer of the a ray of light from O is incident on the second layer of the first unit at an angle 60 डिग्री to the normal. यहाँ से जो लाइट गिराई है ये 60 डिग्री पर, यहाँ सेकंड जो लेयर, देखिए फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर पर इंसिडेंट हुई। फॉर ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ n पता है ना क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा, द रे ऑफ लाइट emerges from the bottom of the configuration at a distance L equal to √8/√3। 8/√3 बच्चों ध्यान दीजिएगा, L कहाँ से है ये ध्यान देना, इसमें ये गलती हो सकती है। O वाली जो लाइन है यहाँ से बच्चों हमें L गिवन है ना, यहाँ से L 8/√3 होना चाहिए, शोन इन द फिगर। द वैल्यू ऑफ n इज, n पूछा है। ठीक है बच्चों, देखिए तो हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ ऑप्टिक्स और ये अप्लाई करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए बच्चों थोड़ा सा हमने बना लिया आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए O है, यहाँ पर बच्चों 1/3 की हाइट पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 60 डिग्री एंगल अल्टरनेट इंटीरियर से हो जाएंगे। यहाँ से बच्चों निकला, हमने R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माना है, सिमिलरली यहाँ पर R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लिया। यहाँ मीडियम √3/2 दिया है, यहाँ जो है √3 दिया है, और यहाँ बच्चों एयर दे दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों D और D दिए बच्चों, ये 1/3, यहाँ तक हमें पता ही है। अच्छा ध्यान रखिएगा, इस वाली लाइन से L बोला इन्होंने। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, एक D की वैल्यू भी गिवन है बच्चों √3 - 1/2 सेंटीमीटर, है ना, तो ये हम यूज़ करेंगे। अब देखिए बच्चों साफ साफ दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पर एक डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बच्चों D1 माना है। D1 कहाँ से है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये D1 है। सिमिलरली यहाँ से हमने फिर D2 और यहाँ से हमने D3 लिख लिया है।
अब L हमारे लिए बिल्कुल सिंपल सिंपल दिख रहा है कि D1, D2 और D3 जो है इन तीनों का एडिशन होगा ये। क्लियर? तो आइए फाइंड करते हैं। और बच्चों पैरेलल स्लैब है, हम जानते हैं स्नेल्स लॉ बहुत इजीली हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो देखिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ म्यू इंटू साइन थीटा इज कॉन्स्टेंट, आप जानते ही हैं। अब लिखते हैं बच्चों, तीनों लेयर्स के लिए एक ही लाइन में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट लेयर के लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा एयर है, यानी कि 1 आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, है ना। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज साइन 60। तो बच्चों साइन 60 की अगर मैं वैल्यू रख देता हूं तो 1 है ना इंटू साइन 60 आ जाता है बच्चों √3/2। क्लियर? यहाँ पर हम बच्चों म्यू क्या पूरा ही रूट में 3/2 और R1 है, यानी यहाँ क्या लिख लें बच्चों, हम यहाँ लिख लेंगे दैट इज √3/2 पूरा रूट में है, और साइन आ जाएगा बच्चों यहाँ पर R1। ओके, सिमिलरली बच्चों यहाँ पर R2 एंगल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, ये भी रख लेते हैं। तो दैट इज √3 इंटू ये आ रहा है साइन R2। क्लियर बच्चों? तो अब इनको R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए कंपेयर करते हैं। तो बच्चों R1 इन दोनों को कंपेयर करें, R1 के लिए फर्स्ट और इस सेकंड वाले को हम कंपेयर करें। देखिए √3 कटेगा, देखिए √2 यहाँ से कट के यहाँ √2 बच रहा है, यानी कि साइन R1 1/√2। ओके, यानी सिंपल हमें दिख रहा है कि जो R1 है ये 45 डिग्री हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? एंड सिमिलरली यहाँ से बच्चों हम R2 भी फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड को सीधा कंपेयर कर लें तो देखिए √3 कैंसिल होगा, बचेगा बच्चों साइन R2 1/2 मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब R2 क्या हो जाए 30 डिग्री। तो बच्चों R2 की वैल्यू हम लिख लेते हैं, इट इज 30 डिग्री। क्लियर है? तो देखिए R1 आ गया, R2 आ गया। अब बच्चों देखिए D और ये सब कुछ गिवन है, अब सिंपल ज्योमेट्री लग रही है, उसको अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों L जो होता है देखिए हम यहाँ लिख देंगे दैट इज D1 आ गया प्लस D2 प्लस D3, ये होगा हमारे पास। ठीक है, तो बच्चों देखिए D1 क्या आएगा, देखिए ये हमें गिवन है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर को बेस इंटू tan थीटा लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको 1/3 tan 60 लिख देंगे। क्लियर है? तो मैं यहाँ पुट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा बच्चों 1/3 tan 60। ठीक है, tan 60 डिग्री। इसी तरीके से बच्चों D2, तो बच्चों D2 के लिए देखिए ये वाली भी D है और D3 के लिए ये वाली भी फिर से D है, तो ये हम अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो D2 को अगर हम रख रहे हैं तो ध्यान दीजिए D2 हमारे पास आ जाएगा दैट इज D इंटू tan ऑफ R1। R1 क्या है बच्चों 45 डिग्री, तो ये रख दिया हमने 45 डिग्री। सिमिलरली D3 क्या है बच्चों, D3 आएगा D इंटू tan R2, तो D रख दिया और tan ऑफ R2, R2 कितना है बच्चों दिखाई दे रहा है दैट इज 30 डिग्री। क्लियर? तो बस वैल्यू रखते हैं, ध्यान दीजिएगा tan 60 होता है दैट इज √3/3 प्लस यहाँ बच्चों दोनों में D हम कॉमन ले लेते हैं, तो D बचेगा tan 45 इज 1, tan 30 इज बच्चों 1/√3। क्लियर? चलिए अब हम D की वैल्यू भी हमें यहाँ पे रखनी पड़ेगी, ध्यान दें। तो हमारे पास यहाँ पर तो बचेगा बच्चों दैट इज 1/√3 प्लस D की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो ये आएगा बच्चों हमारे पास √3 - 1/2, ये D रख दिया। यहाँ भी बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों √3 + 1 होल डिवाइडेड बाय √3। क्लियर है? अब बच्चों कैलकुलेशन ही चल रही है सिंपल, देखें तो यहाँ आ जाएगा दैट इज 1/√3 प्लस a + b - a² - b² होता है, तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 और 1 का 1 और नीचे आ जाएगा बच्चों 2√3। ठीक है, तो 3 - 1 इज 2, 2 से 2 कटा, 1/√3 इधर 1/√3 यानी टोटल इज 2/√3। तो बच्चों यहाँ लिख देते हैं दैट इज 2 इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 2/√3, है ना। तो देखिए हमने क्या पता किया यहाँ पर कि अगर 1 यूनिट है, 1 यूनिट से ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज कितना आ रहा है 2/√3, है ना बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमसे पूछा था बच्चों 8/√3 कब आएगा, तो बताइए एक हो अगर एक यूनिट हो पूरी 2/√3 आ रहा है, तो सिंपल हमारा मन कह ही रहा है कि 4 यूनिट्स होगी तो 8/√3। ठीक है, तो क्लियरली बच्चों हम इसका आंसर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि हेंस नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी बच्चों 4 हो जाएगी, समझ गए, 4 यूनिट्स हमें चाहिए। तो देयरफॉर आंसर जो है हम एक बार और लिख देते हैं कि n इज इक्वल टू 4। क्लियर? तो इस तरीके से बच्चों सिंपल सा ये सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों अच्छे से। बच्चों ये भी देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम आपने पढ़ी होगी उसके एप्लीकेशंस पे, और उसके क्वेश्चन ये भी होंगे बच्चों, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, देखिए कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों क्या बोला है, चार्ज Q इज सराउंडेड बाय क्लोज्ड सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ एन इन्वर्टेड कोन ऑफ हाइट h, ये इन्वर्टेड कोन हो गया बच्चों, एंड बेस रेडियस r, तो ये r इसका बेस रेडियस हो गया, है ना।
हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर एज शोन इन द फिगर, यहाँ पर एक हेमिस्फीयर लगा के इसको पैक कर दिया बच्चों। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कॉनिकल सर्फेस इज n⁴ एप्सिलॉन नॉट इन SI यूनिट्स, द वैल्यू ऑफ n इज। ठीक है बच्चों, तो ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों देखिए हम जानते हैं ये वाले क्वेश्चन में अगर हम सॉल्यूशन देखें तो देखिए हमें ये चीज़ पता है, अगर हमें इसे पैक करना है, इसके फ्लक्स देखना हो बच्चों, देखिए फ्लक्स कैसे आता है इसका हम जानते हैं। देखिए इसका फ्लक्स ऐसे आएगा, है ना, यहाँ से जाएगा, ये हो गया। तो आधा फ्लक्स मतलब जो Q है उसमें से Q/2 का तो ऊपर से चला जाएगा पूरा, ठीक है, और बाकी बचा हुआ ये यहाँ से जा रहा होगा, ध्यान दें, है ना, ये वाला जो सरफेस है। तो ये सारे के सारे फ्लक्स मतलब सारी इसकी जो लाइंस हैं सबको अगर हम पैक करें तो ये पूरा पैक है, आधा ऊपर से जा रहा है और आधा ये कॉनिकल सरफेस से जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो बहुत सिंपल लिख सकते हैं, हमसे क्या पूछा है, कॉनिकल सरफेस। तो बच्चों जो रिक्वायर्ड है यानी फ्लक्स थ्रू C लिख रहा हूँ, C मतलब यहाँ पर मैं कॉनिकल सरफेस को बता रहा हूँ। तो कॉनिकल सरफेस से जो फ्लक्स आ जाएगा वो बच्चों हाफ आ जाएगा। टोटल कितना होता है भाई, टोटल फ्लक्स होता है हम जानते हैं Q/ε0, उसका आधा कर देते हैं तो दैट इज हमारे पास आ जाएगा बच्चों Q/2ε0। ठीक है, अब देखिए हमें पूछा है कि ये जो है nq/6ε0, तो बच्चों बहुत सिंपल है, या तो मैं इसको लिख ही देता हूँ Q/2ε0 जो बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है n × Q/6ε0। ओके, अब बच्चों कंपेयर कर लें, देखिए सब कट करें तो हमारे पास बच्चों यहाँ से n = आ रहा है 3, है ना, अगर इनको 3 पुट कर दें तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, तो 3 होगी हमारे पास। तो देयरफॉर आंसर जो होगा हमारा दैट इज 3, है ना, और चाहे तो अलग से भी लिख सकते हैं, आंसर इज n = 3। क्लियर बच्चों, तो बड़ा इजी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ गॉस है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। देखिए SHM जो हमने पढ़ा है उस पर बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, 2 पार्ट्स बोल रहे हैं और थोड़ा सा हमें टाइम पीरियड के बारे में नॉलेज है तो हम बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो बच्चों ने फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन अबव ऑफ मास 0.1 kg अटैच टू ए स्प्रिंग विथ नेचुरल लेंथ L0। ठीक है, ये स्प्रिंग से अटैच है। ठीक है, मेटल बॉब यानी बॉल मान लीजिए, स्प्रिंग से अटैच किया है। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज K1 व्हेन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग L इज ग्रेटर देन L0 एंड K2 व्हेन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज लेस देन L0, यानी कंप्रेशन और एक्सपेंशन की बात की है बच्चों। ठीक है, स्प्रिंग जो है वो आइडियल स्प्रिंग नहीं है, इसमें इसलिए चेंज हो रहा है। जब कंप्रेस कर रहे हैं उसका नेचर कुछ ऐसा है कि वो K1 की तरह जो है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है, कंप्रेस्ड है तो कुछ इस तरीके से उसका नेचर हो गया है कि वो K2 आ रहा है। ठीक है, अब इनिशियली द बॉब इज रिलीज फ्रॉम L = 0.15 मीटर, यानी कि 0.1 लेंथ थी 0.15 मीटर, मतलब कुछ एक्सटेंशन तो है ही है। एज्यूम दैट Hooke's law remain valid throughout the motion. If the time period of full oscillation is t, then the integer closest to n is। ठीक है बच्चों, एक ऑसिलेशन का टाइम पूछा है, सिंपल सी बात है, और देखते हैं। चलिए अगर हम इसके अंदर इसको बनाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए इसके अंदर क्या बोला है, ये कुछ इस टाइप से है कि ये स्प्रिंग हो गई है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी बॉल मानिएगा, वेरी स्मॉल। ठीक है, स्मॉल बात हो रही है, समझाने के लिए मैंने आपको इसको बड़ा बनाया है। तो ये मीन पोजीशन हो गई बच्चों। जब यहाँ से देखेंगे तो इसका ऑसिलेशन कुछ इस तरीके से चलेगा। तो एक्सपेंशन, आधा मोशन एक्सपेंशन का है, आधा मोशन कंप्रेशन का है। ठीक है, तो बच्चों हम जानते हैं, देखिए पूरे ऑसिलेशन का जो टी होता है ना, वो हम क्या जानते हैं, देखिए T0 जो होता है दैट इज क्या होता है, दैट इज 2π√m/k होता है। एक ऑसिलेशन अगर पूरा इससे चलता है। अब बच्चों आधा एक K1 से चल रहा है और आधा K2 से चल रहा है। ठीक है, तो बस सिंपल करना है, हमें कुछ भी नहीं है, ऑसिलेशन चल रहा है, टोटल में आधा आधा दोनों कर लेते हैं और कुछ भी नहीं करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलिए आइए, तो जो हमें रिक्वायर्ड टाइम है टी को हम देख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हाफ कर दें, आधा कर दें दोनों मोशन का। ठीक है, और एक का क्या होता है बच्चों, दैट इज 2π√m/k, तो m/k1 हो जाएगा, है ना, एक ये पाई है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 2π√m/k2 हो गया। ठीक है, बस यही करना है इसके अंदर। ठीक है, ध्यान दें, समझ में आया होगा, आधा ऑसिलेशन K1 से और आधा ऑसिलेशन K2 से। ठीक है, अब बच्चों बाकी हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए 2π कॉमन निकाल लें, √m भी कॉमन निकाल लें। तो देखिए यहाँ या √m रहने देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में इजी होगा इससे। तो यहाँ पर बच्चों देखिए हमारे पास बचेगा पाई केवल, है ना। अब बचा बच्चों ध्यान दीजिएगा √m/K1। देखिए m क्या है, 0.1, तो ये रखा हमने, दैट इज 0.1। K1 की बात करते हैं बच्चों, K1 दिया है 0.009, तो ये हो गया है 0.009 प्लस सिमिलरली m तो वही रहेगा 0.1। K2 जो हमें दिया है बच्चों, देखिए K2 कितना है 0.016, तो 0.016। ठीक है, बस सिंपल कैलकुलेशन है, चलाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए T जो आ रहा है हमारे पास दैट इज n, और यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, एक गया आगे तो फिर 9 के बाद 2 यानी 100,
यानी ये आ जाएगा बच्चों 100/9, है ना। प्लस सिमिलरली यहाँ पर देखिए 0.1 एक आगे शिफ्ट, एक आगे, अब 16 पे भी 2 जीरो यानी 100/16, तो ये आ गया बच्चों 100/16, ठीक है। इसको यहाँ पे बहुत इजी दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर, रूट में से बाहर निकाल लेते हैं, तो t आ जाएगा बच्चों हमारे पास n, यहाँ से आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 10/3, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों 10/4। क्लियर है, तो ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो बच्चों इसको एलसीएम ले लेते हैं, है ना, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा यहीं कट कर देते हैं, यहाँ जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ जाएगा बच्चों 5 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, तो हमारे पास ये आ रहा है, ध्यान दीजिएगा t = n पाई था, ये हमारे पास पाई है, इसको पाई लिख देते हैं, n की जगह हम इसे पाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास पाई था, ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेते हैं, 2 और इधर 5 चले जाएगा, यानी ये हो जाएगा 20 और 5 3 जा 15, तो 20 और 15, तो ये आ जाएगा बच्चों 35, और ये हो जाएगा नीचे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो पाई, तो ये 6 जा 36, नियर अबाउट 6 के आसपास ही आ रहा है, और ये जो वैल्यू है बच्चों ये नियरली इक्वल टू आती है लगभग 5.83 पाई, है ना। इसको कर लें तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो हमसे पूछा बच्चों नियरेस्ट क्लोजेस्ट इंटीजर, तो इंटीजर की बात करते हैं बच्चों, तो ये 6 के आसपास ही आ रहा है बिल्कुल, तो बिल्कुल जब यहाँ से कंपेयर कर ले, ध्यान दें, तो देयरफॉर n की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, है ना, यानी जो हमारे बोला है n पाई, तो n जो क्वेश्चन में पूछा है वो जो वैल्यू आएगी इट इज़ इक्वल्स टू 6, है ना। क्योंकि देखिए इसको हम लिख ही सकते हैं, नियरली अगर हम लिखें तो इसको हम 6 पाई लिख दें, क्योंकि इंटीजर बोला है नियरेस्ट, है ना, तो ये हो जाएगा, और कंपेयर कर लें तो हमारा जो आंसर है वो 6 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, आंसर इज n = 6, ठीक है बच्चों। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। बच्चों देखिए ऑप्टिक्स पर, वेलोसिटी ऑफ इमेज पर, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल ही है, जिन्होंने थोड़ी प्रैक्टिस की है उनको आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। एन ऑब्जेक्ट एंड ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर बोथ मूव अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, मतलब मोशन सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना, विथ कॉन्स्टेंट स्पीड्स। द ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड 15 सेंटीमीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द मिरर विथ रेस्पेक्ट टू ए लेबोरेटरी फ्रेम, है ना, ग्राउंड मान सकते हैं यहाँ पर हम। The distance between the object and the mirror at a given moment is denoted by u when u equals to 30 centimeter. बच्चों मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। The speed of the mirror is such that the image is instantaneously at rest with respect to the laboratory frame. मतलब इमेज उस समय इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर है बच्चों, वेलोसिटी 0 है, कहने का मतलब है ग्राउंड फ्रेम में, है ना। एंड द ऑब्जेक्ट फॉर्म्स ए रियल इमेज, ठीक, तो रियल इमेज बनाएंगे तो फोकस के, है ना, इधर ही चलाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ वीएम मतलब वेलोसिटी ऑफ मिरर पूछा है हमसे, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखें बच्चों, मिरर इक्वेशन से सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे इसका, ठीक है। तो देखिए 1/f, है ना, मिरर इक्वेशन क्या हो जाती है बच्चों, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, कॉनकेव मिरर है बच्चों, साइन कन्वेंशन से माइनस रखेंगे, तो 1/v प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, और बच्चों कन्वेंशन से देखें लाइट इधर जाएगी, पीछे आएंगे नेगेटिव, तो यहाँ रख सकते हैं इसको 1/-30, ओके। तो हमारे पास बच्चों 1/v आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1/30 माइनस 1/10, तो एलसीएम लें बच्चों, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 1 - 3 -2 -2/30 यानी कि -15 आ रहा है, तो v की वैल्यू तो बच्चों अपने पास आ जाएगी -15, ठीक है। नाउ मैग्निफिकेशन मिरर के लिए होता है बच्चों -v/u, हम जानते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस तो ये 15 आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 15 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना है -30, तो ये लगा दिया बच्चों हमने। तो फाइनली m जो आया है बच्चों वो माइनस का 1/2 आया, m जो आया मैग्निफिकेशन दैट इज -½ ठीक है। नाउ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है, मिरर vm दे ही रखी है, ठीक है। तो अब इसको लेकर के हम इमेज के लिए चलते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए हमें क्या करना होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम जानते हैं, देखिए 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर के लिए होता है बच्चों। डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फोकल लेंथ कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है। इसका क्या आएगा बच्चों, -1/v² dv/dt, ओके। यहाँ आ जाएगा सिमिलरली -1/u² du/dt। इसको इधर ले आए बच्चों, तो ये dv/dt को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर लाए फिर मल्टीप्लाई किया तो माइनस में आया है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू v² du/dt, क्लियर। और बच्चों इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे हम लिख दें वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर
इक्वल टू, ये बच्चों हमारा मैग्निफिकेशन होता है और ये ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर होता है। क्लियर है बच्चों? तो इसका यूज़ करेंगे। देखिए हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बच्चों इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बच्चों, है ना। इसको थोड़ा सा और मैं फिर से लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है? अब देखिए ये जब हम यहाँ रख दें, ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या दिया हुआ है बच्चों, माइनस ऑफ एम स्क्वायर ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, मिरर है ना, इसको मिरर करते हैं, ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ओ एम समझ जाएंगे ना, ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर प्लस बच्चों मिरर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये वैल्यूज हम रखते हैं बच्चों, यही वाली वैल्यू इमेज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या बोली हमें, 0 बोली, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डेटा पुट करते हैं, दीजिएगा कि ये जो हमें बोली है इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये 0 बोला है। ठीक है, मैग्निफिकेशन हमारा हाफ आ गया था बच्चों, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ माइनस का ये 1/2 का होल स्क्वायर। ऑब्जेक्ट जो है बच्चों मिरर के रेस्पेक्ट में कितने से चल रहा था, 15 से। ठीक है, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया है 15, है ना, प्लस मिरर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की अगर हम बात कर लें बच्चों यहाँ पर, ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर को चेंज, एक बार और चेंज करते हैं बच्चों इसको थोड़ा सा हम, है ना। देखिए मैं यहाँ पर ये करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो हमें क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पता है ऑब्जेक्ट के, मिरर के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए एक और थोड़ा सा हम लिख देते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, माइनस ऑफ एम स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मिरर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा लिख लेते हैं भाई। वैसे तो ये है कि ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर भी हम डायरेक्ट फाइंड कर लें, रिलेटिव लगा लें, तो पर नहीं भी आ रहा है तो बच्चों से इजी कर दिया मैंने, है ना। कुछ लोगों को मैं डायरेक्ट अगर रिलेटिव लिख दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो बहुत ईजिली वैल्यूज पुट कर देंगे अब। और अपने पास ये है बच्चों प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू है बच्चों ये हमें 0 बोली हुई है, ध्यान रखना, हमें बोला ना इमेज इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर है, तो इमेज की ग्राउंड रेस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है, 0, पुट कर दिया। यहाँ पर क्या है बच्चों हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, दैट इज ये है हाफ, यानी माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें 15 दिया था, ध्यान, ठीक है, मिरर क्या दिया था, Vm, तो हम रख देते हैं भाई माइनस ऑफ Vm और प्लस यहाँ पर फिर से में दे दिया, ध्यान दिखा, तो फिर Vm, ये भी अपने पास Vm है बच्चों। क्लियर, तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो हमारे पास है ना, यहाँ से माइनस है पूरी टर्म, चलो इसको यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4, तो ये तो आ जाएगा बच्चों माइनस का 15/4, अंदर ले गए इसको हम, है ना, तो प्लस बनेगा, तो ये प्लस बन गया हमारे पास Vm/4 और ये प्लस है हमारे पास बच्चों Vm। क्लियर, इसको इधर लाते हैं तो बच्चों हमारे पास बचेगा 15/4 विल बी इक्वल्स टू, है ना, एलसीएम ले लें 4 + 1, तो ये बचेगा बच्चों 5 टाइम्स Vm/4। बच्चों देखिए 4 से 4, 5 से 3 टाइम्स, यानी कि Vm जो आ रहा है बच्चों ये हमारे पास 3 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बस इसके अंदर हम ये देखें कि भाई Vm की जो वैल्यू है जो हमसे पूछी है ना, वो हमारे पास 3 आ रही है, ध्यान दीजिएगा, तो हम 3 लिख देते हैं इसको, तो दैट इज 3, है ना, और सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी आंसर जो है हमारा हम कहेंगे कि Vm इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो अगर हम ये देखें तो बच्चों हमसे जो पूछा है वो इसी यूनिट में, सब कुछ यही पूछा है, तो बच्चों सिंपल सा आंसर हम यही रखेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बच्चों 3, है ना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड यूनिट ऑलरेडी गिवन है, तो 3 अपना आंसर हो जाएगा इसमें। क्लियर बच्चों, तो इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर अपन देखें तो अपने को 2 स्फीयर दे रखे हैं, फर्स्ट वाले की रेडियस RA, सेकेंड वाले की रेडियस है RB, और चार्ज डेंसिटी की अगर अपन बात करें तो इनकी चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, ρA इक्वल टू इसमें दे रखा अपने को KR, और ρB की वैल्यू देखें तो ये दे रखा 2K/R, ρA इक्वल टू KR। हमें RA की वैल्यू गिवन है 1, RB की वैल्यू अपने को यहाँ पर गिवन नहीं है। अब अपने को इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A के अगर अपन चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करें तो चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, इसीलिए चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपने को इंटीग्रेशन करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर जाकर dr थिकनेस का एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो ये dr थिकनेस का एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया हमने। इस एलिमेंट का अगर अपन वॉल्यूम की बात करेंगे तो इस एलिमेंट का जो वॉल्यूम होगा dv वो बन जाएगा 4πr² dr, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब अगर मुझे स्फीयर A का टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है
तो टोटल चार्ज के लिए हम कैलकुलेट करेंगे पहले एलिमेंट का चार्ज। तो एलिमेंट के लिए अगर अपन देखें, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू अपने को गिवन है, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू अपने को दे रखा है के आर, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम, 0 से लेकर 1 तक टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अपने पास में इसके टोटल चार्ज की वैल्यू अपन देखते हैं कि टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी आती है। तो ये बन जाएगा अपने पास 4 पाई के और आर की पावर 3, तो ये बन जाएगा आर की पावर 4 अपॉन 4। लिमिट पुट कर देंगे 0 to 1, तो ये बन जाएगा अपने पास में पाई के और डिवाइडेड बाय 4, 1 की पावर 4 करेंगे, 4 पाई के डिवाइडेड बाय 4, 1 की पावर 4। यानी ये अपने पास में चार्ज की वैल्यू जो आएगी वो चार्ज की वैल्यू बन जाएगी पाई के। फिर अगर अपन चार्ज 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं, स्फीयर बी का टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, तो फिर से हम एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे। एलिमेंट का वॉल्यूम अपने को पता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी जो कि दे रखी है 2k बाई आर, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन कर लेते हैं 1 से लेकर r तक। तो हमें पता है कि इसकी रेडियस यहाँ से स्टार्ट होगी b की 1 से लेकर आर बी तक। तो अगर अपन इसको 1 से लेकर स्मॉल r तक इंटीग्रेट कर लेते हैं तो यहाँ से इंटीग्रेशन से अपने को इस b के टोटल चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम क्या करते हैं कि इन दोनों के चार्ज को ऐड कर लेते हैं। तो दोनों के चार्ज को अपन ने ऐड कर दिया, 1 का चार्ज, a का चार्ज और b का चार्ज, ये टोटल चार्ज आ गया। अब सारे ऑप्शंस को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है आर बी इक्वल टू √3/2 देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर आउटसाइड बी। देखो आउटसाइड बी के लिए हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 तभी पॉसिबल हो पाएगी जब इसका टोटल चार्ज 0 है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आउटसाइड पॉइंट के लिए सारा का सारा चार्ज सेंटर पे कंसीडर कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस आउटसाइड पॉइंट पर अपने को 0 करना है तो टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, यानी ये क्यू नेट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो हम इस क्यू नेट की वैल्यू को 0 कर लेते हैं। क्यू नेट की वैल्यू को अगर अपन 0 करते हैं तो यहाँ से मुझे आर बी की वैल्यू मिलती है √3/2। लेकिन ऑप्शंस के अंदर अगर अपन देखें तो ऑप्शन में दे रखा है √3/√2 जो कि गलत है। तो इसमें ए ऑप्शन जो दे रखा है वो तो गलत है। अब बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन में दे रखा है आर बी इक्वल टू 3/2 देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी इज k/ε0। तो आउटसाइड पॉइंट पर अगर अपन देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी मतलब यहाँ पर कैलकुलेट करना है अपने को। जस्ट आउटसाइड के लिए सारा का सारा चार्ज अपन कंसिडर कर सकते हैं सेंटर पर। अब अगर हम सारा चार्ज सेंटर पे कंसिडर करते हैं तो आउटसाइड में पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी। तो आउटसाइड में पोटेंशियल के लिए सारा चार्ज सेंटर पे होगा तो k/r, k की जगह 1/4πε0 क्यू नेट डिवाइडेड बाय आर बी। ये अपन ने क्यू नेट की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, फिर अपन ने इसमें आर बी की वैल्यू पुट कर दी 3/2, तो इसमें आंसर आता है k/ε0। गिवन ऑप्शन भी यही है, इसका मतलब ये ऑप्शन जो दे रखा है अपने को वो करेक्ट है। सी पे आते हैं। सी पे दे रखा है आर बी इक्वल टू 2 देन टोटल चार्ज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। देखो टोटल चार्ज की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो आर बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेट जब हम करते हैं सी ऑप्शन में, तो ये आर बी की वैल्यू पुट की हमने 2 गिवन है, तो यहाँ से आंसर आता है 13 पाई के। लेकिन हमारे ऑप्शन में दे रखा है 15 पाई के, यानी ये ऑप्शन जो दे रखा है वो गलत है। डी ऑप्शन पे आते हैं। डी ऑप्शन में दे रखा है आर बी इक्वल टू 5/2 देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड बी इज। तो जस्ट आउटसाइड के लिए सारा चार्ज सेंटर पे कंसिडर कर लेंगे, और अगर अपन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जस्ट आउटसाइड में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये सारा चार्ज सेंटर पे कंसिडर किया तो KQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये Q की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, और यहाँ पर फाइनली सॉल्व करते टाइम पर हमने R की वैल्यू 5/2 सब्सटीट्यूट कर ली। जब हम ये सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करते हैं तो ये आता है 22k/25ε0। ऑप्शन में जो अपने को दे रखा है वो इससे मैच नहीं कर रहा है, यानी ये ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो इसमें ओनली करेक्ट ऑप्शन जो दे रखा है अपने को वो है बी। ये क्वेश्चन के अंदर अपने को 2 सर्किट दे रखा है, सर्किट 1 और सर्किट 2। यहाँ पर एक स्विच दे रखा है S1, इधर एक स्विच दे रखा है S2। अब अपने को ये दे रखा है कि P1 और P2 इसमें पावर से सर्किट 1, सर्किट 2 व्हेन स्विच S1 एंड S2 आर इन ओपन कंडीशंस रेस्पेक्टिवली। Q1 and Q2 are the power dissipation in circuit 1 and circuit 2 when the switch S1 and S2 are closed conditions respectively. Which of the following statements is are correct? तो पहले अपन यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये सर्किट के अंदर स्विच S1 ओपन है, सर्किट नंबर 1 के अंदर, तो हम यहाँ पर देखें कि अगर सर्किट के अंदर स्विच ओपन है तो यहाँ से मान लो सर्किट में करंट फ्लो करता है, स्विच में से नहीं जाएगा तो ऊपर से R1 में चला जाएगा। तो ये अपने सर्किट को ड्रॉ करके देख लिया।
R1 R2 R3 की वैल्यू जो अपने को गिवन है यहाँ पर R1 इक्वल टू 1 है, R2 इक्वल टू 2 है, R3 इक्वल टू 3 ओम दे रखा है। तो हमने यहाँ पर R1 R2 R3 इनकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लिया। R1 R2 R3 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके जब हमने सर्किट को ड्रॉ किया तो ये सर्किट बना। यहाँ दे रखा है R1/2, R1 की वैल्यू 1 ओम है तो ये 0.5 हो गया। अब इसमें ये 2 और 3 ओम सीरीज में है, 2 और 3 हो गया 5 और 0.5 पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट आएगा 5 × 0.5 अपॉन 5 प्लस 0.5, और ये जो पूरा इक्विवेलेंट आएगा ये 1 ओम के साथ सीरीज में है तो प्लस में 1 कर दिया, तो ये RC1 लिख दिया हमने। जब सर्किट के अंदर स्विच S1 ओपन है तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने लिखा RC1, तो ये आता है 16/11। अब सर्किट नंबर 2 पर चलते हैं। सर्किट नंबर 2 के अंदर अगर ये स्विच S2 ओपन है तो ऐसे कंडीशन में मान लो कि इधर से अगर सर्किट में करंट फ्लो करता है तो S2 ओपन होने पर इस सर्किट में यानी 2R3 में करंट फ्लो नहीं होगा। तो फिर सर्किट को ड्रॉ करके देखते हैं, तो ये R1 R2 और R3 इसको हटा देते हैं। इसको हटा देते हैं तो तीनों पैरेलल में आ गए। तीनों पैरेलल में आ गए तो इनका इक्विवेलेंट 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। यहाँ से हमने RC2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो ये RC2 की वैल्यू अपने पास आ गई 6/11। अब ये तो हमने कैलकुलेट करके रख लिया रेजिस्टेंस की वैल्यू जब सर्किट में स्विच S1 और S2 ओपन है। अब सर्किट में मान लो स्विच S1 को हम क्लोज कर देते हैं, तो क्लोज करने पर इसका सर्किट किस तरह का बनेगा। अब इसमें देखो कि ये सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस R1 दे रखा है। जैसे ही ये स्विच S1 को हम क्लोज करेंगे ये R1 के पैरेलल में एक 0 रेजिस्टेंस आ गया, यानी ये सर्किट जो है वो ओपन सर्किट बन गया। तो हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये सर्किट में देखें ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 0.5, और यहाँ पर स्विच S को क्लोज करने पर ये सर्किट शॉर्ट सर्किट बन गया। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी सर्किट में बैटरी से जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ से करंट फ्लो होकर इस 1 ओम में नहीं जाएगा, सारा करंट जो होगा वो इधर से फ्लो होकर इधर फ्लो होकर इसमें चला जाएगा, फिर यहाँ पर और यहाँ पर 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर ऐसे फ्लो होगा। जब इस 1 ओम में करंट ही नहीं जा रहा तो हम इसको सर्किट से हटा देते हैं। तो ये सर्किट के अंदर बन गया 2 ओम, 3 ओम, 0.5 ओम। हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करी, 2 और 3 सीरीज में तो यह होगा 5 और 0.5 पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 × 0.5 अपॉन 5.5। यहाँ से अपने R इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया, ये 5/11 यानी नियरली 0.45 के करीब आता है। अब दूसरे सर्किट पर बात करते हैं। दूसरे सर्किट की अगर अपन बात करें सर्किट 2 में, तो जब अपन इस S2 को क्लोज कर देंगे तो S2 को क्लोज करने पर सर्किट से करंट जो फ्लो होगा वो इस 2R3 से भी फ्लो करेगा, यानी ये तो रहेंगे ही सही, साथ में 2R3 भी रहेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सर्किट में अगर 2R3 भी रहता है तो अपन यहाँ पर देखें सर्किट किस तरह का बनेगा। तो ये सारे रेजिस्टेंसेस लगा दिए, सारे के सारे पैरेलल में है। पैरेलल में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो सर्किट में RC की वैल्यू आती है 0.5 ओम। अब अपन यहाँ पर पावर की अगर बात करें तो देखो इसमें 2 कंडीशंस होती है कि अगर पावर में अपने को दे रखा वोल्टेज सेम है तो उसको कंपेयर करो V²/R से, और अगर अपने को दे रखा है कि करंट सेम है तो उसको कंपेयर करो I² × R से। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस के अंदर देखें ए ऑप्शन में, व्हेन अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B इन बोथ द सर्किट P2 > P1। देखो इसमें वोल्टेज सोर्स 6 वोल्ट का मतलब यहाँ और यहाँ पर दोनों जगह 6 वोल्ट हमने कनेक्ट कर दिया। तो अगर अपन 6 वोल्ट कनेक्ट कर देते हैं यानी वोल्टेज सेम है, तो वोल्टेज अगर सेम है तो यहाँ पर इक्वेशन में देखें पावर P इक्वल टू होगा V² / R। अब पावर ज़्यादा किस में होगी, जिसमें रेजिस्टेंस कम उसमें पावर ज़्यादा होगी। हम यहाँ पर चेक करके देखते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस कम कौन सा है, 16/11 है और ये 6/11, यानी सेकंड वाले केस के अंदर रेजिस्टेंस कम है, और अगर सेकंड वाले केस में रेजिस्टेंस कम है तो इसमें पावर ज़्यादा होगा। तो ये RC2 कम है, इसका मतलब P2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, P2 > P1, बिकॉज इसमें RC2 < RC1 है, RC2 < RC1 है। अब ये ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो ये ऑप्शन जो है वो तो सही है। बी पर देखते हैं। बी में दे रखा है कांस्टेंट करंट सोर्स 2 एम्पियर इज कनेक्टेड अक्रॉस AB इन बोथ सर्किट्स। कांस्टेंट करंट सोर्स अगर दोनों जगह कनेक्ट कर दिया तो हम यहाँ पर देखें कि इक्वेशन कौन सी अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर इक्वेशन अप्लाई करेंगे पावर की P = I² R। अब P = I² R में अगर अपन देखें करंट सेम है तो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, और रेजिस्टेंस की हम बात करें तो रेजिस्टेंस RC2 < RC1, तो पावर जो बनेगा वो भी क्या होगा, P2 < होगा P1।
तो इसमें देखते हैं अपने को क्या दे रखा है, P2 लेस देन P1 ही दे रखा है, यानी ये ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन में देखें कि कांस्टेंट सोर्स कनेक्टेड है ए एंड बी, Q1 ग्रेटर देन P1। अब Q1 और P1 में अगर अपन देखें तो P1 के अंदर यानी कि स्विच क्लोज करने से पहले ये रेजिस्टेंस था 16/11। बाद में अगर अपन रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बाद में अपने पास में स्विच क्लोज करने के बाद में हो गई 5/11, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई। तो अपने यहाँ पर देखें कि रेजिस्टेंस RC1 इज लेस देन है RC1। तो सेकंड केस में अगर अपन देखें तो अपने को वोल्टेज सोर्स दे रखा है, कांस्टेंट है, तो पावर P की इक्वेशन लिखोगे V² डिवाइडेड बाय R, और जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें पावर ज़्यादा होगी। 1 में कम है तो 1 में पावर ज़्यादा होगी, यानी P1 ग्रेटर देन होगा Q1। इसमें देखते हैं P1 ग्रेटर देन Q1, तो यहाँ पर अपने को जो दे रखा है ऑप्शन के अंदर P1 ग्रेटर देन, फर्स्ट केस में Q1 ग्रेटर देन P1 दे रखा है। सी ऑप्शन में अगर अपन देखें तो इसमें दे रखा है वोल्टेज सोर्स 6 वोल्टेज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी सर्किट 1, Q1 ग्रेटर देन P1। अब देखो इसमें अगर अपन सर्किट 1 की अगर अपन बात करें तो P1 का मतलब जब स्विच ओपन है तो रेजिस्टेंस 16/11 था। Q1 की अगर अपन बात करें यानी जब सर्किट हम क्लोज कर देते हैं तो ये 5/11 है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो अगर अपन देखें तो रेजिस्टेंस यहाँ पर कम हो गया, यानी RC1 इज लेस देन RC1। अब यहाँ पर पावर की वैल्यू अपने को दे रखा है, कैलकुलेट करना है, और वोल्टेज सोर्स जो दे रखा है वो सेम है, तो V² डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है तो पावर ज़्यादा होगी, तो स्विच क्लोज करने के बाद रेजिस्टेंस कम है, पावर इसमें ज़्यादा, यानी Q1 ग्रेटर देन P1 होगी। तो ये ऑप्शन जो दे रखा है Q1 ग्रेटर देन P1 ये भी सही दे रखा है। डी ऑप्शन में देखें कांस्टेंट करंट सोर्स इज कनेक्टेड ए एंड बी इन बोथ सर्किट्स, देन Q2 ग्रेटर देन Q1। देखो कांस्टेंट करंट सोर्स अगर अपन कनेक्ट कर देते हैं Q1 Q2 यानी कि इन और सर्किट में देखना है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या इक्वेशन लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट करंट सोर्स के लिए अपन पावर की इक्वेशन लिख सकते हैं I² इंटू R। अब इसमें अगर अपन कंपेयर करके देखें तो RC1 और RC2 के अंदर हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि ये 0.45 है, ये 0.5 है, यानी सेकंड केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है। सेकंड सर्किट में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी सेकंड सर्किट के अंदर पावर भी ज़्यादा होगा, यानी ये पावर कंजम्पशन Q2 ग्रेटर देन होगा Q1। हमें इसमें देखें तो Q2 लेस देन Q1 दे रखा है, यानी ये ऑप्शन जो दे रखा है वो गलत है, यानी करेक्ट इसका आंसर होंगे A, B एंड C। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि बबल है, इसका सरफेस टेंशन S दे रखा है और बबल के अंदर आइडियल गैस है। रेशियो ऑफ स्पेसिफिसिटी यानी CP/CV की वैल्यू अपने को दे रखा 5/3, और बबल एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर ऑलवेज रिटेन्स इट्स स्फेरिकल शेप। व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज PA1, रेडियस दे रखा R1, एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर T1 दे रखा है, प्रेशर अगर PA2 है, इसकी रेडियस की वैल्यू अपने को R2 दे रखा है, टेम्परेचर है T2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहले तो अपन देखें कि अगर ये स्फेरिकल बबल दे रखा है, इसकी रेडियस की वैल्यू अगर स्मॉल r दे रखा है, तो यहाँ पर आउटसाइड में अगर प्रेशर PA है तो इनसाइड में गैस का जो प्रेशर होगा वो PA + 4S डिवाइडेड बाय R के इक्वल होगा। जैसे सोप बबल के अंदर डबल लेयर होती है तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू 4S/R, तो इनसाइड प्रेशर की वैल्यू PA + 4S/R। फिर अगर अपन यहाँ पर देखें कि अगर किसी ऑप्शन में दे रखा परफेक्ट हीट इंसुलेटर, तो परफेक्ट हीट इंसुलेटर के अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, और एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर PV⁻γ = कांस्टेंट। या टेम्परेचर के टर्म में अगर अपन देखें तो टेम्परेचर के टर्म में इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो इक्वेशन बनेगी P⁻1 - T⁻γ = कांस्टेंट। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में दे रखा ए ऑप्शन में इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज परफेक्ट हीट इंसुलेटर देन R1⁵/R2⁵ = तो देखो अगर परफेक्ट हीट इंसुलेटर है तो ये इक्वेशन जो बनेगी वो एडियाबैटिक प्रोसेस का बनेगा, और एडियाबैटिक प्रोसेस में अपन इक्वेशन लिखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी PA1 + 4S/R1 × 4/3πR1³ पावर गामा की वैल्यू अपने पास कितनी है 5/3 इक्वल टू बन जाएगा PA2 + 4S डिवाइडेड बाय R2। वॉल्यूम की वैल्यू लिखोगे तो ये बन जाएगा 4/3 R2 की पावर 3 पावर 5/3।
अब अगर अपने को यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो R1 टू द पावर 5 4/3 पाई 4/3 पाई तो कट जाएगा, R1 अपॉन R2 पावर 5 इक्वल टू ये बनेगा PA2 प्लस 4S/R2 अपॉन PA1 प्लस 4S/R1। यहाँ पर अगर अपन ऑप्शन में देखें तो ये अपने को जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें 2S/R2 और 2S/R1 दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में दे रखा है इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज ए परफेक्ट हीट इंसुलेटर, यानी इसमें भी एडियाबैटिक प्रोसेस है, देन टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बबल इंक्लूडिंग सरफेस एनर्जी डज नॉट चेंज विद द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो इसमें एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा, इसमें रेडियस अगर चेंज हो रही है तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क करेगा, और वो वर्क जो करेगा उससे इंटरनल एनर्जी प्लस सरफेस एनर्जी की वैल्यू जो होगी उसमें चेंज होगी, तो वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, लेकिन इसने बोला चेंज 0 होगा, तो ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। सी ऑप्शन पे आते हैं। सी में दे रखा है इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज परफेक्ट हीट इंसुलेटर हीट कंडक्टर एंड चेंज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल, देन देखो अगर ये परफेक्ट हीट कंडक्टर है यानी इजीली हीट कंडक्ट कर सकता है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस होगा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अपन इक्वेशन लिख सकते हैं P1V1 इक्वल टू P2V2, तो ये बन जाएगा PA1 प्लस में 4S डिवाइडेड बाय R1 इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई R1 क्यूब इक्वल टू PA2 प्लस 4S डिवाइडेड बाय R2, और वॉल्यूम की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 4/3 पाई R2 क्यूब। 4/3 पाई इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से अपने पास बन जाएगा R1 अपॉन R2 पावर 3 इक्वल टू बन जाएगा PA2 प्लस 4S/R2 अपॉन PA1 प्लस 4S/R1। ये अपने पास इक्वेशन बन गई। अब डी ऑप्शन पे आते हैं, यानी ये ऑप्शन अगर अपन देखें तो ये ऑप्शन सही दे रखा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। डी पर देखते हैं, इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज परफेक्ट हीट इंसुलेटर देन T2/T1। देखो इसमें T और P में अपने को रिलेशन यूज करना पड़ेगा। हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, T की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर अगर अपन देखें ये T की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो फर्स्ट कंडीशन में अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो ये प्रेशर की वैल्यू होगी PA1 प्लस 4S डिवाइडेड बाय R1 पावर 1 माइनस गामा की वैल्यू 4S/R1 1 माइनस गामा की जगह 5/3 टेम्परेचर T1 पावर गामा की जगह 5/3 इक्वल टू PA2 प्लस 4S डिवाइडेड बाय R2 पावर 1 माइनस 5/3 T2 पावर 5/3। यहाँ से अपने पास में इक्वेशन जो बनेगी, ये इक्वेशन में देखें तो T1 अपॉन T2 पावर 5/3 इक्वल टू बन जाएगा PA2 प्लस 4S डिवाइडेड बाय R2 अपॉन PA1 प्लस 4S डिवाइडेड बाय R1 पावर -2/3। अब -2/3 है तो इसको अपन +2/3 अगर बनाते हैं तो ये बन जाएगा T1 अपॉन T2 पावर 5/3 इक्वल टू बन जाएगा PA1 प्लस 4S डिवाइडेड बाय R1 प्लस अपॉन PA2 प्लस 4S डिवाइडेड बाय R2 पावर 2/3। अब T1 और T2 का अगर मुझे रेशियो कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ पावर 3/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ पावर 3/5 कर देते हैं, तो ये पावर 3 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो T1 अपॉन T2 का जो रेशियो आएगा ये बन जाएगा PA1 प्लस 4S डिवाइडेड बाय R1 अपॉन में आ जाएगा PA2 प्लस 4S डिवाइडेड बाय R2 पावर 2/5। अब ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन में अगर अपन देखें तो T2/T1 पावर 5/2 दे रखा है, तो हम यहाँ पर देखें कि ये वाला जो ऑप्शन अपने को दे रखा है T2/T1 की पावर 5/2 इक्वल टू PA2
प्लस 4s/r2 अपॉन PA1 प्लस 4s/r1, ये भी अपने को करेक्ट ऑप्शन दे रखा है। तो इसके करेक्ट आंसर जो होंगे वो होंगे सी और डी। यहाँ अपने को दे रखा है एक डिस्क है, इसकी रेडियस r है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है, XY प्लेन के अंदर है, सेंटर एट द ओरिजिन दे रखा है। तो ये अपने को एक डिस्क गिवन है XY प्लेन में, सेंटर इसका ओरिजिन पर है, ये Z एक्सिस है, ये Z डिस्टेंस है, इसकी रेडियस की वैल्यू अपने को r गिवन है। अब इसमें दे रखा है कुलम पोटेंशियल अलोंग Z एक्सिस Vz इज गिवन बाय, ये पोटेंशियल की इक्वेशन गिवन है। पार्टिकल ऑफ चार्ज Q इज प्लेस्ड इनिशियली एट रेस्ट एट द पॉइंट ऑन द Z एक्सिस विद Z इक्वल टू Z0। तो पार्टिकल यहाँ पर इनिशियली रेस्ट पर है, चार्ज Q है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। इन एडिशन टू कुलम फोर्स द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस ए वर्टिकल फोर्स F इक्वल टू -CK। तो ये फोर्स अगर अपन देखें तो ये फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है, इसकी डायरेक्शन जो दे रखी है वो नेगेटिव Z एक्सिस के अलॉन्ग है, ये C फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है विथ C ग्रेटर देन 0। बीटा इक्वल टू अपने को गिवन है 2C एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय Q सिग्मा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो अब यहाँ पर देखो कि पहले तो ये देखें कि ये जो अपने को वैल्यू गिवन है इससे हम C की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो C की वैल्यू अपने पास आ जाएगी बीटा Q सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पार्टिकल को यहाँ से रिलीज किया है, फिर ऑप्शंस में अपने से पूछा कि पार्टिकल जो होगा वो ओरिजिन पर पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन Q इंटू वी इनिशियल माइनस Q इंटू वी फाइनल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स K फाइनल माइनस K इनिशियल। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर जो है वो C फोर्स लग रहा है। अब ये पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ तक मूव करता है तो फोर्स लगा C और डिस्प्लेसमेंट हुआ Z0, तो इसका वर्क हुआ C इंटू Z0, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हमने यहाँ पर क्या किया कि V इनिशियल और V फाइनल की वैल्यू पुट कर दी। फाइनली अगर ये सेंटर पर पहुँचता है तो सेंटर पॉइंट पर अगर अपन देखेंगे तो इस Z की वैल्यू होगी 0, Z की वैल्यू 0 होगी तो ये सिर्फ R रह जाएगा। तो ये फाइनली सेंटर पर पहुँचा, तो ये Z की जगह ये वाली इक्वेशन जो होगी वो बन जाएगा Q सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन C Z0 इक्वल टू K फाइनल। हमने इसमें सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, C की वैल्यू पुट कर दी, Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर कंसिडर कर लिया अपन ने। जब अपन ने फाइनली इसमें सारी वैल्यू रखकर ये सॉल्व किया तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब इसमें जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें बीटा की वैल्यू गिवन है 1/4, Z0 की वैल्यू गिवन है अपने को, वो ऑप्शंस पुट करके देखते हैं। अगर इसमें K फाइनल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब पार्टिकल ओरिजिन पर पहुंचेगा, और अगर K फाइनल की वैल्यू नेगेटिव आ गई इसका मतलब इससे पहले ही कहीं पर रेस्ट पर आ गया होगा। तो इसमें जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें बीटा और Z0 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाएंगे। तो जब इसमें सारे ऑप्शन से बीटा और Z0 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके पुट करते हैं तो इसके करेक्ट आंसर आते हैं A, C एंड D। यहाँ पर अपने को एक YDAC का सेटअप दे रखा है जिसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट होती है। इसमें एक स्लिट N1 मीडियम में, दूसरी स्लिट N2 मीडियम में। यहाँ पर एक डिटेक्टर दे रखा है थीटा एंगल पर, और इसने दे रखा है कि थीटा जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल है। अब अपने को इसमें ऑप्शंस पता करने हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये लाइट अगर अल्फ़ा एंगल पर आती है, इधर थीटा एंगल पर रिफ्रैक्ट हुई, थीटा एंगल पर रिफ्रैक्ट होती है तो ये वाला एंगल थीटा है, तो यहाँ से एंगल अगर अपन देखेंगे तो ये एंगल 90 माइनस थीटा आएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा। तो ये लाइट रे रिफ्रैक्टेड मैंने बनाई एक, इधर से जो लाइट रे इंसिडेंट हुई ऊपर वाले स्लिट पर वो भी रिफ्रैक्ट हुई। मैं इसमें क्या करता हूँ कि अगर ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे बनाई तो एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं, ट्रायंगल ABE। इस ट्रायंगल ABE के अंदर देखेंगे तो ये भी एंगल अपने पास में कितना है, थीटा। ये एंगल थीटा, तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू अपने पास आ जाएगा AB अपॉन BE। BE दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन है जो कि D दे रखा है। तो यहाँ से मैंने कैलकुलेट कर लिया कि डिस्टेंस AB की वैल्यू कितनी होगी, D tan थीटा के इक्वल। अब मुझे इसमें क्या करना है कि एक्स्ट्रा पाथ कैलकुलेट करना है। तो एक्स्ट्रा पाथ जो होगा यहाँ से हम A पॉइंट से अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये एक्स्ट्रा पाथ बनेगा BC, और अगर B से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो एक्स्ट्रा पाथ इधर से आएगा AD। तो अब पहले मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ कि BC की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए मैं ट्रायंगल सेलेक्ट करता हूँ, ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू आएगी BC अपॉन में AB। AB अपन पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, D tan थीटा
तो ये बी सी इक्वल टू बन गया डी tan थीटा साइन अल्फ़ा। फिर अपन यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं ए डी कितना होगा। ए डी कैलकुलेट करने के लिए अपन ने यहाँ पर ट्रायंगल सेलेक्ट किया ए बी डी। इस ट्रायंगल से हम देखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी ए डी अपॉन में ए बी। ए बी हमारे पास पहले से है, यहाँ से ए डी की वैल्यू आ गई डी tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब अपने को पता है कि जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ऑप्टिकल पाथ की लेंथ अपने को कैलकुलेट करनी होगी। तो ऑप्टिकल पाथ की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम इस डिस्टेंस BC को मल्टीप्लाई करेंगे n1 से और AD को मल्टीप्लाई करेंगे n2 से। तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू n1 BC माइनस में n2 AD। अब अपन ने BC और AD की वैल्यू पुट कर दी। d tan थीटा तो इन दोनों में कॉमन आ गया, ये ब्रैकेट में आ गया n1 साइन अल्फा माइनस n2 साइन थीटा। अगर अपन यहाँ पर स्नेल्स लॉ की इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो स्नेल्स लॉ की इक्वेशन बनेगी n1 साइन अल्फा इक्वल टू n2 साइन थीटा, यानी ये दोनों तो इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये कैंसिल हो गया, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू हो गई 0, यानी कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 होगा। फेज डिफरेंस की वैल्यू जो होगी वो भी कितनी आएगी 0। अब फेज डिफरेंस अगर 0 बन गया तो अपने को इसमें पूछ रहा फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। जब 0 आ गया तो इंडिपेंडेंट ऑफ डी होगा, तो स्टेटमेंट सही है। टू रेज इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, अगर इनमें पाथ डिफरेंस 0 बन रहा है तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में जो इंटरफेरेंस होगा वो भी कंस्ट्रक्टिव होगा। सी में दे रखा है फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज डिपेंड्स ऑन n1। हमें पता है फेज डिफरेंस तो 0 हो गया, तो ये n1 पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ n2, ये गलत हो गया। फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज वैनिसेस ओनली व्हेन सर्टेन वैल्यूज ऑफ डी एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ देम विथ थीटा बीइंग करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमें पता है कि ये फेज डिफरेंस की जो वैल्यू होगा वो डी पर और n1 एंगल ऑफ इंसिडेंस इन सब में से किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। फेज डिफरेंस की वैल्यू तो 0 होगी, इसलिए इसके सी और डी दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए और करेक्ट आंसर है इसका ए एंड बी। यहाँ पर अपने को एक पीवी डायग्राम दे रखा है मोनोएटॉमिक गैस जिसका गामा की वैल्यू 5/3 है। फर्स्ट कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम स्टेट ए टू बी, देन एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम स्टेट बी टू सी। ये कुछ वैल्यूज गिवन है। प्रेशर जो दे रखा है वो किलो पास्कल के अंदर है। अब अपन यहाँ पर देखेंगे ए टू बी के अंदर ये कंप्रेस किया अपने एडियाबेटिकली, बी टू सी में आइसोथर्मली। ये ग्राफ जो है आइसोथर्मली इस तरह का नहीं बनेगा, आइसोथर्मली जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है। अब अपन यहाँ पर देखें कि पहले तो अपन देखें कि बी पॉइंट पर वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा। तो ए से लेकर बी तक जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। इसमें इक्वेशन होगी पी ए वी ए पावर गामा इक्वल टू पी बी वी बी की पावर गामा। ए पर प्रेशर अपने को पता है, वॉल्यूम पता है, बी पे प्रेशर पता है, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया 0.4 आया। अब अगर अपने को बी पर वॉल्यूम की वैल्यू 0.4 मिल गई तो हम वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर अब ए बी के अंदर वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ए बी के अंदर वर्क डन होगा पी ए वी ए माइनस पी बी वी बी अपॉन गामा -1। पी ए वी ए पी बी वी बी गामा इन सब की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ पर वर्क डन आता है -60 किलो जूल। फिर इसके बाद में अपन देखें कि दूसरे प्रोसेस में अगर अपन कैलकुलेट करें आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो वर्क डन की वैल्यू बनेगी nRT ln VC/VB। nRT की जगह अपन लिख सकते हैं PB/VB ln VC/VB। PB/VB और VC और VB की वैल्यू पुट कर दी, ये ln2 आएगा जिसकी वैल्यू अपने को डायरेक्टली गिवन है। ये सब्सटीट्यूट करते हैं तो वर्क डन की वैल्यू 84 किलो जूल आती है। फिर अगर अपन CA के अंदर वर्क डन कैलकुलेट करें तो CA प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसीलिए इसमें वर्क डन की वैल्यू होगी 0, तो CA में वर्क डन 0 है। अब अगर अपन इन तीनों प्रोसेस में नेट वर्क डन कैलकुलेट करें AB प्लस BC प्लस CA तो ये -60 प्लस 84 प्लस 0 इक्वल टू आ गया 24। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में अगर अपन देखें कि अपने को जो दे रखा है कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, तो ए ऑप्शन में द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन इन प्रोसेस ABC इज 144, लेकिन हम अगर देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन जो था वो 24 किलो जूल है, तो ये ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। बी में देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन प्रोसेस BC 84 है, तो BC में वर्क डन अपन ने कैलकुलेट किया था, BC के अंदर वर्क डन 84 किलो जूल आया था, ये स्टेटमेंट सही है। फिर सी ऑप्शन में देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन प्रोसेस AB 60 किलो जूल, ये भी सही है। यहाँ नेगेटिव है लेकिन मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन प्रोसेस CA 0, ये भी सही है क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसलिए इसके करेक्ट आंसर्स है B, C एंड D।
बच्चों रोटेशन और रोलिंग पर एक बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है ए फ्लैट सरफेस ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क ए मतलब ये ऑफ रेडियस आर इज ग्लूड टू ए हॉरिजॉन्टल टेबल। ग्लू मतलब इसको तो फिक्स कर दिया, ध्यान दीजिएगा, है ना। अनदर थिन यूनिफॉर्म डिस्क बी ऑफ मास कैपिटल एम एंड विथ द सेम रेडियस आर, है ना, रोल्स विदाउट स्लिपिंग, ध्यान दीजिएगा बच्चों, विदाउट स्लिपिंग है ना, रोलिंग कर रही, प्योर रोलिंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए। तो ये फिक्सर ये ऐसे घूमेगी इसके ऊपर, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, मजा आएगा। एज शोन इन द फिगर, ए फ्लैट सरफेस ऑफ बी ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन ऑफ द टेबल, द सेंटर ऑफ मास ऑफ बी, ध्यान दीजिएगा बच्चों, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, द सेंटर ऑफ मास ऑफ बी हैज फिक्स्ड एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए। क्या बोला है बच्चों, ये जो ए है इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में ये ओमेगा से घूम रही है। समझाऊंगा मैं सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, देखिए। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी इज, बी पूछा है आपको विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ए, तो ए का जो सेंटर उसके अबाउट इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम पूछा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द वैल्यू ऑफ एन। तो बच्चों ये 4 ऑप्शंस हैं, इसके अंदर हम फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए पहले सबसे पहले यहाँ देखते हैं इसमें किया क्या है एक्चुअली इस क्वेश्चन में, है ना। तो मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली थोड़ा मेहनत करनी, तो मैं यहीं पर ही सॉल्यूशन को थोड़ा सा बना के दे रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, ये ऐसे घूम रहा है, देखिए हम इसको इसके सेंटर से ज्वाइन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम एक लाइन को ज्वाइन करें तो अब देखिए क्या होता है, क्योंकि रोलिंग, अब इसके पास एक स्पीड हम मानते हैं बच्चों v है, v इज़ द स्पीड। इसके रेस्पेक्ट में बच्चों ओमेगा बोलिए, ध्यान रखना, तो ओमेगा जो है इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में ये घूम रहा है, ठीक है, ओमेगा से, यानी ये जो इसका सेंटर है ये पूरी लाइन ओमेगा से घूम रही, रोटेट कर रही है, ठीक है। अब ये भी बोला है बच्चों ये खुद भी चल रहा है, यानी ये जो है इसके खुद के अबाउट भी एक ओमेगा डैश आएगा, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं, खुद के अबाउट भी रोटेट कर रहा है तो ओमेगा डैश से कर रहा है, और इसके अबाउट ये घूम रहा है दैट इज ओमेगा से चल रहा है। रेडियस दोनों का आर है बच्चों, ठीक है। तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। एंगुलर मोमेंटम हमको निकालना है इस डिस्क का इस पॉइंट, इसके सेंटर के अबाउट, क्लियर। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हम रिलेशन फाइंड करते हैं। तो देखिए बच्चों v है और इसका ओमेगा है, ठीक है बच्चों। तो हम v और r ओमेगा इसके एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिखें तो बच्चों v जो आएगा हमारे पास, क्या डिस्टेंस आ रहा है, r और r, तो बच्चों ये 2r आ रहा है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ऐसा लिख दें बच्चों। अब बच्चों देखिए खास बात, ये रोलिंग है तो यहाँ पर देखिए इसका v, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये v वेलोसिटी, और ये ऐसे घूम रहा है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों अपने पास r ओमेगा डैश। नो स्लिपिंग बोला, यानी इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे वेलोसिटी 0 रहेगी, तो नेट वेलोसिटी 0 है, तो बच्चों यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं भाई कि v इज इक्वल्स टू r ओमेगा डैश। अब बच्चों इन दोनों को हम कंपेयर कर लें तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है कि ओमेगा डैश कैन बी रिटर्न इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, 2 ओमेगा। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ रही है। v भी लिख लेते हैं, ये भी आ गया है, एंड v कितना आ जाएगा बच्चों, r ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश की वैल्यू जब मैं रखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों 2 टाइम्स, अच्छा ये निकल ही चुका है अपना, तो हम डायरेक्ट उसी वैल्यू को यूज़ कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ओमेगा के टर्म्स में हमारे पास v है, तो एक तो हम ये यूज़ करने वाले हैं और एक ओमेगा डैश की वैल्यू आ जाएगी तो हम उसको रखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके सेंटर ऑफ मास, यानी इसके ए के सेंटर के अबाउट डिस्क का जो एंगुलर मोमेंटम, अब बच्चों देखिए 2 चीज़ें हैं, ए के अबाउट बच्चों ट्रांसलेट भी कर रहा है और वो रोटेट भी कर रहा है खुद के अबाउट, ठीक है। तो हम जानते हैं भाई टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो बच्चों जब हम एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे टोटल, ठीक है। अब दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन देख लेते हैं। देखिए ये खुद के अबाउट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम ऐसे आएगा के कैप में। इसके अबाउट देखें तो यहाँ से भी ये एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है, ये भी के कैप में, यानी कि दोनों के दोनों ऐड होंगे बच्चों, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो देखिए खुद के अबाउट बच्चों हम क्या लिखते हैं भाई, एंगुलर मोमेंटम में वेक्टर हटा लेते हैं क्योंकि ऐड हो ही रहे हैं, तो मैं वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। के कैप में है, मैंने बता ही दिया आपको, मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। तो बच्चों एक तो आएगा I इंटू ओमेगा, है ना, प्लस m इंटू r, r मतलब डिस्टेंस मान लेते हैं, और v, तो m इंटू, या चलो एक v जो होगा बस वो परपेंडिकुलर होगा, r और v मस्ट भी परपेंडिकुलर, ध्यान रखना है ना, एम वी आर साइन थीटा लिख देता हूँ, या आप m इंटू r और v परपेंडिकुलर मान लें, ठीक है। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, v परपेंडिकुलर, या फिर एक काम करो r परपेंडिकुलर बोल देते हैं, ताकि उससे हम डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, हम बाय डेफिनेशन ये लिखते हैं ना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम वैसा लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ से r परपेंडिकुलर कर देते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए बच्चों I क्या आएगा, ये क्या है, डिस्क है, तो डिस्क का खुद के एक्सिस के अबाउट, तो बच्चों mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मास जो दिया हुआ है यहाँ पर कैपिटल M, तो मैं रख देता हूँ m इंटू r²/2, और खुद के एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा डैश से घूम रही है ना, तो ये रख दिया हमने ओमेगा डैश प्लस, तो बच्चों ये तो हो गया रोटेशनल, है ना। अब ट्रांसलेशनल की बात करते हैं, तो m तो मास ये रहा,
आर। अब बच्चों डिस्टेंस और वेलोसिटी देखिए, v तो ये रहा, पर वेलोसिटी और डिस्टेंस जो है ये 2r हो जाएगा बच्चों। तो हम लिख सकते हैं m इंटू वी इंटू दैट इज 2r। क्लियर। अब बच्चों हर चीज़ हमें ओमेगा में ही चाहिए, ध्यान रखना। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओमेगा डैश हमने लिखा है 2 ओमेगा, तो जब हम यहाँ 2 ओमेगा रखेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा mr स्क्वायर इंटू 2 से 2 कटेगा, ओमेगा डैश बाई 2 को ओमेगा रख देते हैं, प्लस बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स m इंटू आर, और v है तो v को क्या रख लें बच्चों, 2r ओमेगा रख लें अगेन। तो हमने रख लिया v की वैल्यू दैट इज 2r ओमेगा। ठीक है, तो बच्चों m r स्क्वायर ओमेगा और यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो बच्चों टोटल जो मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज 5 टाइम्स m r स्क्वायर ओमेगा, ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लें बच्चों, जो n दिया है n ओमेगा आर स्क्वायर, तो देखें तो n इज 5 बच्चों, है ना। तो यहाँ से हम देखें तो भाई n की जो वैल्यू है अपनी वो आएगी बच्चों 5, ध्यान दें। तो इस हिसाब से जो अपना ऑप्शन है दैट इज बी जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल ईजिली सॉल्व हुआ है, रोलिंग का कॉन्सेप्ट लगा है बच्चों, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। बच्चों मॉडर्न फिजिक्स के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर एक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान दें। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, देखें कैसे हो रही है। When light of a given wavelength is incident on a metallic surface, the minimum potential needed to stop the emitted photoelectrons is 6 volt. 6 volt चाहिए, ये stopping potential given है बच्चों। This potential drops to 0.6 volt if another source with wavelength 4 times that of the first one and intensity half of the first one is used. ठीक है बच्चों, ये पोटेंशियल 0.6 हो गया, 6 से सीधे 0.6 जब वेवलेंथ 4 टाइम्स की है। ठीक है, व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट सोर्स एंड द वेवलेंथ ऑफ द मेटल। ठीक है बच्चों, तो देखिए आइंस्टीन की इक्वेशन लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं भाई आइंस्टीन की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ई वी नॉट या के ई मैक्स भी लिखते हैं, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना है तो हम ऐसा लिखते हैं, विल बी इक्वल टू बच्चों एच सी बाय लैम्डा माइनस 5 इज द वर्क फंक्शन। क्लियर। अब बच्चों फर्स्ट केस में 6 वोल्ट बोला है, तो देखिए एनर्जी सारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन जाएगी। 6 वोल्ट है तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर सीधे सीधे यूनिट छोड़ करके बाकी चीज़ें लिख देता हूँ, ये हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा माइनस 5। सेकेंड केस के अंदर बच्चों जब वेवलेंथ को 4 टाइम्स कर दिया है, अच्छा ध्यान रखने वाली बात है, इंटेंसिटी हाफ की बच्चों, इस इक्वेशन में इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं होता है। हम जानते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है या फिर वेवलेंथ पे डिपेंड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में है ना रिलेटेड ही है, तो इन पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो बच्चों सेकंड में हमारे पास क्या बन जाएगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन सेकंड केस में हमारे पास बन जाएगा 6 से सीधे हो जाएगा 0.6 इक्वल टू एच सी बाय बच्चों 4 लैम्डा हो जाएगा और ये माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो वैल्यू रख देते हैं, ध्यान दें मैं यहाँ पर एच सी बाय लैम्डा की वैल्यू रख देता हूँ, तो मेरे पास आएगा बच्चों 0.6 विल बी इक्वल्स टू 1/4 और एच सी बाय लैम्डा में यहाँ से लिख सकता हूँ 6 + 5, तो ये बन जाएगा 6 + 5 और ये -5। क्लियर बच्चों। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान दें। तो यहाँ से एलसीएम ले लें 4 और इसको 4, तो 6 4 जा 20, यानी यहाँ बन जाएगा बच्चों 2.4 विल बी इक्वल्स टू 6 + 5 -4/5। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा, ध्यान दें ये माइनस में आएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। 2.4 इक्वल टू 6 - 3/5, तो बच्चों 5 जो मेरे पास आ जाएगा इसको इधर लाते हैं, 6 के उधर ले जाते हैं, तो यहाँ बना अपने पास 3.6, तो ये बनेगा बच्चों 3.6 डिवाइडेड बाय 3, यानी ये आ रहा है मेरे पास सीधे सीधे 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन अपने पास इतना आ गया बच्चों, है ना। अब हमें क्या पूछा है वर्क फंक्शन, वेवलेंथ भी पूछिए, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, पुट करते हैं और वेवलेंथ कैलकुलेट करके लाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ही पुट कर देते हैं, देखिए एच सी बाय लैम्डा अपने पास आएगा बच्चों 6 + 5, है ना। तो 6 + 5, तो लैम्डा अपना कितना आ जाएगा बच्चों, एच सी अपॉन 5 की वैल्यू अगर हम रख दें 1.2, तो बच्चों ये बनेगा अपने पास, या यहाँ रख देते हैं 6 + 1.2, तो ये आ जाएगा बच्चों 7.2। तो जब हम लिखें तो यहाँ आ जाएगा बच्चों ये 7.2। तो देखिए लैम्डा वैल्यू रखते हैं, ध्यान दीजिएगा एच सी बाय ई गिवन है अपने को, ठीक है, तो एच सी की वैल्यू रखना है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर है ना ये सब रख देते हैं हम, तो हम अपने पास वैल्यू बनेगी एच सी बाय ई, तो एच सी रखना है अपने को तो केवल, और बाकी 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ही अपने पास। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास। अच्छा जूल में दिए, ध्यान रखना, तो कन्वर्ट भी कर लेंगे हम। तो एच सी को रखा बच्चों हमने, ध्यान दें कि 1.24 × 10⁻⁻⁶
तो ये बच्चों HC आ गया और E भी है वहाँ पर, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर E को रहने दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। E भाई चाहे तो 1.6 वो रख देंगे, पर वो कट रहा है बच्चों, है ना, मैं ये जानता हूँ। अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों ये, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा बच्चों 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E से E कैंसिल ही हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, है ना, ध्यान देना, ये E से E हमें काटना है, ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना। तो ये जो आता है लगभग निकल के आता है बच्चों 1.72 और 6 है तो एक और चला जाएगा 10 की पावर -7, है ना। और ये सारा MKS यूनिट में है ही है, तो है ना, ऐसा ही सिस्टम है, तो ये मीटर में अपना आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अगर हम इसे मैच करें, देखिए फाई हमने कहाँ यहाँ फाइंड किया हुआ है, ये तो अपना फाई है और ये हमारा वेवलेंथ है ना। तो अगर हम देखें तो देखिए 1.72, तो ये दो ऑप्शन पर फाई कौन सा है 1.2, ये मैच करेगा। तो बच्चों दोनों जो मैच कर रहे हैं वो ए ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो अपना आंसर होना चाहिए बच्चों वो होगा ऑप्शन ए। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। बच्चों एरर का शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज मेजर्ड यूजिंग ए स्क्रू गेज। स्क्रू गेज है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। द पिच ऑफ द मेन स्केल इज 0.5 mm, मतलब 1 जो डिवीजन आ रहे हैं वो, है ना, गैप जो है, तो वो जो आ रहा है 0.5 mm। सर्कुलर स्केल हैज 100 डिविजन्स एंड फॉर 1 फुल रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल द मेन स्केल शिफ्ट्स बाय 2 डिवीजन। ये ध्यान रखिएगा, 1 राउंड रोटेट करें तो 2 डिवीजन से शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। मेजर्ड रीडिंग आर लिस्टेड बिलो। 2 आर्म्स ऑफ द गॉज, है ना, टचिंग ईच अदर विदाउट वायर, वायर नहीं है, जीरो एरर वाली सिचुएशन, दोनों को टच किया हमने। तो मेन स्केल की रीडिंग तो 0 है बच्चों, बट सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 4 डिवीजन, इसका मतलब 0 एरर है बच्चों, है ना। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में विथ वायर 4 डिवीजन मेन स्केल है और 20 डिवीजन सर्कुलर स्केल रीडिंग है। सेकेंड अटेम्प्ट में विथ वायर 4 डिवीजन मेन स्केल है और सर्कुलर स्केल है 16 डिवीजन, ठीक है बच्चों। हमसे पूछा है व्हाट आर द डायमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर मेजर्ड यूजिंग द स्क्रू गेज, ठीक है बच्चों। तो आइए सॉल्व करते हैं, बनाते हैं इसको। सबसे पहले बच्चों ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से हम लीस्ट काउंट फाइंड कर लेते हैं और 0 एरर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए सबसे पहले लीस्ट काउंट क्या आता है हम जानते हैं बच्चों। लीस्ट काउंट LC जो होता है दैट विल बी इक्वल्स टू, एक्चुअली लिखते तो फॉर्मूले में पिच है, पर पिच का मीनिंग क्या होता है बच्चों, एक रोटेशन में जितना घूम जाए। अब इन्होंने एक्चुअली उन दोनों को अलग अलग दे दिया, पिच जो है वो 1 जो है डिवीजन वो दे दिया है और 1 रोटेशन में घूमने वाला अलग दे दिया है। तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों वो गलती नहीं करेगा, है ना। तो 1 रोटेशन में 2 यूनिट शिफ्ट हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो कितना हुआ है 2 यूनिट्स, 2 डिवीजन्स, तो एक डिवीजन 0.5 mm का है। तो बच्चों इसको जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम 2 × 0.5, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 100। तो ये हमने लिख दिया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो ये 100 हो गया, ये 1 आ जाएगा और ये तो बच्चों LC तो आ गया अपना 1/100 आ गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हमारे पास ये mm में दिया, ये mm में आएगा, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब 0 एरर भी यही निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 0 एरर की अगर हम बात करें बच्चों, है ना, 0 एरर, अब क्या बोला है देखिए, यहाँ तो 0 है और यहाँ पे 4 डिवीजन है, 4 है मतलब आगे, तो मतलब पॉजिटिव 0 एरर है बच्चों। तो 4 डिवीजन का मतलब होता है कि 4 × LC, है ना। तो जब LC की वैल्यू हमें पुट करना है तो ये 4/100 बन जाएगा बच्चों। तो 4/100 mm का अपना ये आ जाएगा। क्लियर है? चलिए तो बच्चों यहाँ तक तो हो गया। अब हम डायमीटर, बच्चों 2 अटेम्प्ट किए, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट से अलग सॉल्व, सेकंड अटेम्प्ट से भी, दोनों अटेम्प्ट से देखते हैं क्या हो रहा है। तो बच्चों फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो हम अटेम्प्ट 1 81 लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। तो डायमीटर की बात कर रहे हैं। देखिए जब हम क्या करते हैं, स्क्रू गेज में वायर लगाते हैं तो डायमीटर ही मेजर करता है वो सीधे। तो देखिए क्या करेगा, तो D1 जो आएगा, पहले केस में बच्चों क्या है 4 डिवीजन है। 4 डिवीजन का मतलब मेन स्केल होता है बच्चों, मेन स्केल का एक डिवीजन है 0.5, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों हमें क्या लगाना है कि 4 × 0.5 mm, तो ये आ गया है, प्लस कौन सा डिवीजन है सर्कुलर का 20। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम, ध्यान रखना, 20 × LC। LC कितना होता है बच्चों हमारा 1/100। तो ये आ गया बच्चों 1/100 माइनस 0 एरर, है ना। तो 0 एरर कितना है बच्चों यहाँ पर 4/100। तो ये हमने लिख दिया है। इसे बच्चों सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से तो आएगा 2, है ना। तो ये आ गया है 2 mm, प्लस यहाँ से आएगा 20 - 4 16, 16/100 यानी 0.16 आएगा। तो 2 और 0.16, तो बच्चों ये आ जाएगा अपने पास 2.16 mm में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो D1 आ गया बच्चों, ठीक है। सिमिलरली हम D2 फाइंड करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, D2 जो आ जाएगा, D2 के लिए देखिए 4 डिवीजन और वहाँ 16 डिवीजन है, तो सेम मेथड लगा लें। तो 4 × बच्चों 0.5 mm प्लस 16 डिवीजन है। तो बच्चों क्या करेंगे, 16 ×
1/100 माइनस 0 एरर सेम है 4/100 है ना। सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 16 माइनस 4 यानी कि 12 और डिवाइड बाय 100 तो 0.12 है, 0.12। तो बच्चों ये आ जाएगा इधर से 2.12 mm। क्लियर है। अब बच्चों मीन डायमीटर निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 रीडिंग है बच्चों हमारे पास, तो एवरेज तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर डायमीटर की बात करें, है ना, एवरेज डायमीटर मीन है, ध्यान रखिएगा, m लिख देता हूँ, है ना, आप चाहें तो इसको मीन या फिर एवरेज समझ सकते हैं। ये बात करें मीन, तो 2.16 और 2.12 बच्चों, तो लिखेंगे 2.16 प्लस 2.12 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो ये क्या आ रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा अपने पास 4.28 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास दैट इज 2.14 mm। क्लियर बच्चों। तो डायमीटर ये वाला आ रहा है, ध्यान देना। अभी तो 2.14 तो अपने पास एक रीडिंग आई है, पर अभी एरर वेरर सब कुछ निकालना बाकी, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों हम चलते हैं इसके एरर्स पे। तो देखिए बच्चों 2.14 एवरेज आ रहा है, D1 वाली रीडिंग इससे थोड़ी ज़्यादा आ रही है। कितनी ज़्यादा आ रही है, 0.02, और ये वाली रीडिंग इससे कम आ रही है, ये भी 0.02 आ रही है, ठीक है। तो बच्चों डायमीटर में एरर लिख लेते हैं हम, जो रीडिंग्स में आया है। तो मैं ये लिख रहा हूँ कि भाई डेल्टा D1 जो आ रहा है ज़्यादा आया है, तो प्लस का 0.02 आया है mm, एंड डेल्टा D2 जो आ रहा है ये माइनस का कम आया है ना, तो माइनस का लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 0.02 mm, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, और हमने यही कहा है पॉइंट, है ना, 1402, ठीक है, यहाँ तक सही है। तो बच्चों अब जब हम डेल्टा डी देखेंगे एवरेज, है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर की बात होती है बच्चों, मॉड में ऐड होते हैं, याद है ना, मैग्नीट्यूड होता है, प्लस माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो दोनों सेम है। तो बच्चों ये यही आ जाएगा 0.02 mm। कैसे करना है, दोनों को ऐड करें, डिवाइड बाय 2 कर दें, बच्चों सेम क्वांटिटी होती है तो वही आता है ना। तो ये आ गया अपने पास डेल्टा डी, ठीक है, डेल्टा डायमीटर। तो बच्चों डायमीटर हमारे पास यहाँ पर, तो देयरफॉर फाइनली हम डायमीटर को अगर लिखेंगे तो डायमीटर क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 2.14 तो वैल्यू आई है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों 2.14, है ना, और प्लस माइनस 0.02, ये mm में अपना आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये अपना डायमीटर का तो ये आंसर आ ही गया है, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या पूछा है हमसे, डायमीटर आ गया है ना। तो वैसे तो अपना ये आंसर सी वाला दिख ही रहा है, इसके अंदर एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है 2.14 के साथ, पर ठीक है चलिए, एरिया पूछा है, हमें तो पूरा सॉल्व करना है, एरिया भी देख लेते हैं। तो एरिया, ये भी एरर लिमिट में भी निकालना है एरिया, और उसकी लिमिट भी निकालनी है एरर की, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो बढ़िया है, ध्यान दें। तो बच्चों सबसे पहले डायमीटर, तो देखिए रेडियस फाइंड करते हैं, है ना। रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हाफ कर लेते हैं, तो 1.07 mm आ जाएगा अभी तो अपना, ठीक है। मैं एरर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सीधे एरिया में एरर निकालेंगे। अब बच्चों एरिया कितना होगा बताइए, तो देखिए एरिया क्या हो जाता है भाई, पाई इंटू आर का स्क्वायर, है ना। एक्चुअली एरिया में पाई लिखा है ना, बाहर पाई लिखा है, तो हम पाई का कहीं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा पाई, और बच्चों 1.07 का स्क्वायर, तो ये जो आता है बच्चों, ये आता है 1.14 पाई, है ना, और mm स्क्वायर तो आ जाएगा। तो ये तो बच्चों एरिया की वैल्यू आ गई है। अब एरर लिमिट निकालते हैं एरिया में, ध्यान रखना। तो बच्चों देखिए क्या होता है, हम जानते हैं भाई डेल्टा ए बाय ए, क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो बच्चों ये होता है 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर, और बच्चों 2 टाइम्स ये बनेगा बच्चों, हम जानते हैं डेल्टा आर बाय आर जो है वो डेल्टा डी बाई डी भी होता है बच्चों, ठीक है, डेल्टा डी बाई डी, है ना। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ध्यान दीजिएगा ये आएगा बच्चों 2 इंटू डेल्टा डी बाई डी, ठीक है। तो डेल्टा डी की अगर हम बात करें तो ये आ रहा है बच्चों अपने पास 0.02, है ना, और डायमीटर कितना आ गया था, दैट इज़ 2.14। एरिया का भी मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों डेल्टा ए हमारे पास सीधे सीधे निकल के आया था, ध्यान दीजिएगा। तो ये आता है बच्चों 2 इंटू 0.02 अपॉन 2.14 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब एरिया कितना आ गया था बच्चों अपना, दैट इज 1.14 पाई, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो अपने पास ये पूरा यहाँ से निकल के आएगा, दैट इज लगभग ये पूरा कटेगा 2 पाई, तो ये बच्चों लगभग नियर अबाउट 0.02 के आसपास आता है, ठीक है। 2.2428 आएगा, थोड़ा सा कटेगा, नियरली यही आने वाला है, ठीक है। तो फाइनली एरिया हम क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा, पाई तो रहेगा ही रहेगा, ध्यान रखना, पाई तो रहना ही है वहाँ पर, पाई को मैंने छोड़ा था। तो एरिया कैन बी रिटर्न एज, कितना आया अपना
तो 1.14, अच्छा पाई को मैं बाहर ही लगा देता हूँ, एक काम करता हूँ ना, कॉमन ले लेंगे, और प्लस माइनस अपने पास आ जाएगा 0.02, है ना, तो ये mm² में आ जाएगा बच्चों, ध्यान देना। तो ये एरिया विद इन एरिया जो है एरर लिमिट के साथ निकल गया है। तो देखें अपना जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 2.14.00 है ना, 0.02 ये आ गया। नाउ एरिया अपना आया है पाई 1.14.02, 1.14.02। तो बच्चों ये सी ऑप्शन अपने को बिल्कुल मैच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है हम आंसर लिखेंगे अपना, दैट इज़ आंसर इज सी। क्लियर है बच्चों? तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों अच्छे से, ठीक है। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वायर, है ना, उसके कारण बच्चों देखिए उस पर एक बढ़िया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, वेक्टर में पूछा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शंस भी वेक्टर में ही है, एट ओ ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द गिवन वायर सेगमेंट्स लाइंग ऑन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है बच्चों, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, काफ़ी आपने प्रैक्टिस भी की होगी, इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। तो वैसे तो ईजी क्वेश्चन है, चलिए आइए बनाते हैं इसको बच्चों। तो देखिए क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर देखें बच्चों वेक्टर बी की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से पोर्शन के कारण, एक तो बच्चों देखिए ये स्ट्रेट है ना, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर इसके कारण जो है बच्चों यहाँ पर जो है फील्ड आएगी। अच्छा एल लेंथ का वायर है तो इसके कारण फील्ड आएगी। ये वाला बच्चों है, ये पॉइंट इसके एक्सिस पर हो जाएगा तो इसकी जीरो हो जाएगी, इसकी भी जीरो हो जाएगी। अब बचा कौन बच्चों, ये देखो इसके भी एक्सिस पे ये भी जीरो हो गई, तो ये एक सेमी सर्कल और एक ये क्वार्टर सर्कल बचा और एक ये वाला वायर बचा है, ठीक है। ये एल लेंथ का वायर है बच्चों, ठीक है, तो ये अपने पास बचेगा, ध्यान रखें, ठीक है। तो बच्चों इन तीनों के कारण फील्ड लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके कारण देखें बच्चों, तो राइट हैंड पाम रूल से देखते हैं, तो यहाँ पर वायर है, करंट पॉइंट उधर, फील्ड अंदर, यानी इसकी के कैप में आएगी, माइनस के कैप में, क्लॉकवाइज करंट के माइनस के कैप, क्लॉकवाइज करंट माइनस के कैप। तो जो तीनों पोर्शन बचे हैं इन तीनों की फील्ड बच्चों ऐड होगी, क्योंकि तीनों की तीनों माइनस के कैप में आ रही है। क्लियर? तो अब बच्चों देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं तीनों के कारण फील्ड, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट पोर्शन है, सबसे पहले देख लेते हैं डिस्टेंस कितना आ रहा है बच्चों। यहाँ पर देखिए ये l/2 है और इसका रेडियस कितना है, दैट इज l/2। तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल डिस्टेंस जो आएगा यहाँ से यहाँ तक का बच्चों ये l हो जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। तो बच्चों एक वायर जो होता है ना, हम जानते हैं उसका जो फॉर्मूला चलता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो होता है दैट इज, मैं पहले ऐसा लिख लेता हूँ भाई, वेक्टर b1 प्लस वेक्टर b2 प्लस वेक्टर b3, ओके। तो बच्चों यहाँ अगर हम देखें तो देखिए b1 फर्स्ट वाला जो वायर है, इसके कारण फील्ड क्या हो जाएगी, ध्यान दें, तो दैट इज μ0/4 पाई I/L, है ना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एक साइन का एंगल तो बच्चों 0 है, ये भी L और ये भी L, यानी एक एंगल 45 डिग्री आ रहा है, यानी अपने पास बचेगा, तो इसका एंगल हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखें 0, तो यानी बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन 45। तो मैं साइन 45 ही लिख देता हूँ, ठीक है। और ये माइनस के कैप सभी के कारण आ रहा है, तो लास्ट में माइनस के कैप लिख देंगे, अभी सिर्फ ऐड करते हैं। अब ये है बच्चों सेमी सर्कल, ध्यान दीजिएगा, सेमी सर्कल का हम जानते हैं क्या होता है, μ0I/4R होता है बच्चों, है ना, पाई नहीं आता इसके अंदर, ध्यान दें। तो रख देते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों μ0 × I/4 और R इसका रेडियस है बच्चों l/2, है ना, तो मैं रख देता हूँ भाई यहाँ पर ये है l/2। थर्ड बच्चों 1/4 ऑफ द सर्कल है, ध्यान दीजिए, ये इसका भी 1/4 यानी कि μ0I/8R होता है। तो यहाँ पे रख देते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा μ0I/8 और इसका रेडियस कितना दिया बच्चों l/4। तो ध्यान रखना ये हो गया बच्चों l/4 और ये सब कुछ माइनस के कैप में, ध्यान रखें, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से रख दिया है। अब μ0I/L है ना, ये सब कुछ हम कॉमन निकाल लेते हैं, ध्यान रखना। तो μ0I और माइनस के कैप है ये, तो माइनस ऑफ μ0 × I/L ये हमने बाहर ले लिया। यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, ध्यान दें। अब साइन 45 होता है 1/√2, तो अपने पास μ0I/L बाहर, तो 4, तो ये आ जाएगा यहाँ से 1/4 पाई और ये √2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें बच्चों, तो यहाँ से कितना कटा, 2 से कटा 4, 2 टाइम्स, 4 से कटा ये भी 2 टाइम्स, तो बच्चों μ0I/L बाहर, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो ये बनेगा बच्चों +1 और ये बचेगा अपने पास के कैप, ओके। तो यहाँ से अगर हम मैच करें μ0I/L 1 + 1/4 पाई √2, 1 और 1 ये 2 ही आ रहे हैं, पर ये तो बच्चों आप साफ साफ देख सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन अपना करेक्टली मैच करेगा, ठीक है। तो ये सी जो होगा इसका वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हम आंसर लिखें तो बच्चों सी अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों।